जैसा कि यहाँ आप सभी को दिख रहा होगा कि हम लोग जो है एमए प्रथम वर्ष को पढ़ रहे हैं। एमए प्रथम वर्ष में हम लोग जो है सेकंड सेमेस्टर को देख रहे हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास विषय को। क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास विषय को। और इतिहास विषय में भी भैया मैं आप सभी को जो है पहला पेपर पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि पहले पेपर की परीक्षा सबसे पहले होगी। तो इसीलिए बच्चा मैं आप सभी के लिए जो है पहला पेपर लेकर उपस्थित हुआ हूं। और पहले पेपर के अंतर्गत साथियों हम लोग जो है 1320 से लेकर 1526 तक का इतिहास पढ़ने वाले हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी साथियों। और अगर इन चर्चाओं को आप अच्छे तरह से देख लेते हो, बढ़िया से देख लेते हो, तो भैया आपका इतना जो है कहीं नहीं गया है। और अगर चीजों को और अच्छे तरीके से समझ लेते हो, देख लेते हो, जान लेते हो, तो भैया इससे ऊपर भी आने का चांस बना हुआ है। और भैया यही रात अंतिम, यही रात भारी, यानी कि जब परीक्षाएं समीप जैसे जैसे आने लगती हैं वैसे जो है डर वगैरह बनने लगता है। और फिर यही गाना बजता है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की कहानी है सारी। तो भैया आप सभी को जो है धैर्य बनाए रखना है, आप सभी को जो है धैर्यता को धारण करते रहना है, तभी जो है काम बन पाएगा। और भैया इस समय जो है आप सभी रट्टा मारने का बिल्कुल भी चेष्टा प्रयास ना करिएगा, क्योंकि रटा रटाया ज्ञान जो है केवल क्षणिक होता है, यह जो है आपके लिए नहीं है। तो रटना बिल्कुल भी मत। मैं इस तरीके से समझा दूंगा, इस तरीके से बता दूंगा कि आपको अच्छे से वैसे ही समझ में आ जाएगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। इतना आप समझ लेते हो तो हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आगे बच्चा आपको दिख रहा होगा और फिर से जो है मैं आप सभी को एक बार रिपीट करा देता हूं और आपका सिलेबस क्या है उसको जो है मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है एमए की पढ़ाई कर रहे हैं, एमए फर्स्ट ईयर को पढ़ रहे हैं, एमए फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर को पढ़ रहे हैं और हम लोग जो है इतिहास विषय को पढ़ रहे हैं। और भैया आपको कितने पेपर देने होंगे, जहां आपका सेंटर जाएगा वहां आप जो है कितने पेपर लिखने जाओगे, तो मैं कहूंगा बच्चा एक पेपर हो गया, दो पेपर हो गया, तीन पेपर हो गया और आपका चार पेपर हो गया। और पांचवें पेपर के रूप में आप देखोगे तो आपका जो है शोध कार्य होता है, यानी कि फाइल वगैरह बनवाई जाती है, एग्जामिनर वगैरह आते हैं और वाइवा लिया जाता है। तो यहां बच्चा आप देखोगे पहला पेपर आपका अनिवार्य है, दूसरा भी आपका अनिवार्य है और तीसरा भी अनिवार्य है। और इसमें आप देखोगे तो इन दोनों में से किसी एक को चुनना रहता है। तो अक्सर कई महाविद्यालयों में हमने देखा है तो ये वाला चुना जाता है, यानी कि यूरोप वगैरह का इतिहास वहां पढ़ाया जाता है। तो यही चार पेपर बच्चा आप सभी को लिख कर आना है। और बच्चा एक चीज आपको और नोट रखे रहना है कि आपको पहला और दूसरा पेपर एक साथ पढ़ना है और आप पहले पेपर को देने से पहले इसको जरूर समाप्त कर लेना, क्योंकि इसकी बहुत सारी बातें इसमें मिलेंगी और इसकी बहुत सारी बातें इसमें मिलेंगी। तो आपको जो है पहला और दूसरा पेपर किसी भी हाल में पढ़ के जाना है, पहला पेपर जब देने जाना है तब। यानी कि जब आप पहला पेपर देने जाओगे तो आपका ये दोनों पेपर जरूर कंप्लीट होना चाहिए। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि इसकी बहुत सारी बातें इसमें मिलेंगी और इसकी बहुत सारी बातें इसमें मिलेंगी। और मैं पढ़ाऊंगा साथियों तो दोनों को जो है एक साथ कंपेयर करते हुए भी बताता चलूंगा कि आखिर इसका कौन सा पार्ट इसमें काम आ रहा है और इसका कौन सा पार्ट इसमें काम आ रहा है। अभी मैं पहला पेपर शुरू करूंगा, पहला पेपर पढ़ाऊंगा, उसी के साथ साथ मैं बताता चलूंगा कि ये चीजें आप पेपर 1 और 2 दोनों में यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से भैया पढ़ाऊंगा। और भले ही जो है चर्चा थोड़ी लंबी हो जाए, एक आध दो घंटे की हो जाए, तो आप सभी जो है धैर्य बनाए रखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक दो घंटे के अंतर्गत भैया आपका 80% अंक अर्जित हो रहा है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। और आप सभी ने देखा कि मार्केट वगैरह में जो है सीरीज वगैरह आना बड़ा ही मुहाल हो गया है। तो ऐसे में जो है ये क्लासें जो है आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगी।
यानी कि अंतिम अस्त्र बचा हुआ है ये। और इस अस्त्र को अगर आप चला देते हो तो यकीन मानना जितना मैंने थंबनेल में दिया है उतना आपका जो है कहीं नहीं गया है। तो पहले पेपर में हम लोग जो है 1320 से लेकर 1526 तक का इतिहास पढ़ेंगे। और कौन सा इतिहास पढ़ेंगे? तो राजनैतिक इतिहास पढ़ेंगे, यानी कि मध्यकालीन भारत में जो राजनैतिक इतिहास होता है उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर दूसरे पेपर में हम लोग 1206 से लेकर 1526 तक का इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जो है हम लोग सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक सामाजिक वगैरह जो है इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं। और भैया तीसरे पेपर में आप देखोगे तो हम लोग जो है आधुनिक भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग जो है 1857 से जो है 1919 तक का इतिहास पढ़ेंगे। और हम लोग जो विश्व का इतिहास है, विश्व के इतिहास में हम लोग जो है 1815 से 1870 तक की पढ़ाई करने वाले हैं। तो इतनी बात भैया आप सभी को समझ में आ गई होगी। इतना जब आप समझ लेते हो तो आइए हम लोग जो है पहले पेपर से चीजों को शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं भैया? पहले पेपर से। तो ये आपका जो है कौन सा पेपर है भैया? तो ये पेपर नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? पहला पेपर। तो आप सभी क्लासों को देख लेते हो तब भी जो है डाउट में बने रहते हो कि आखिर मैं पढ़ कौन सा रहा हूं। तो भैया नोट कर लो कि मैं आपको पहला पेपर पढ़ा रहा हूं। मैं गीता पर हाथ रख के यह कसम खाता हूं कि मैं आपको जो है पहला पेपर पढ़ाऊंगा, पहले पेपर को के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। तो भैया आप सभी नोट कर लो कि मैं आपको पहला पेपर पढ़ा रहा हूं। और भैया पहले पेपर में जो है हमें 1320 से लेकर 1526 तक का इतिहास पढ़ना है। और पहले पेपर को जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 इकाइयों में बांटा गया है, 4 यूनिट में बांटा गया है। तो पहले यूनिट में हम लोग देखेंगे तुगलक राजवंश की स्थापना। पहले यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे तुगलक राजवंश की स्थापना। इसमें हम लोग जो है गियासुद्दीन तुगलक को पढ़ेंगे। तुगलक का जो है प्रारंभिक जीवन कैसा था, ये सिंहासन वगैरह पर जो है कब बैठता है, किन परिस्थितियों के दौरान बैठता है, इसको पढ़ लेंगे। इसकी क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, इसकी तमाम जो नीतियां वगैरह हैं वह कैसी थी, और ये कब मर जाता है। और उसी को जो है हम लोग इसी संदर्भ में जो है हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ेंगे। और यही सारा कुछ जो है यहां लगा देना है कि इसका प्रारंभिक जीवन कैसा था, ये सिंहासन पर कब बैठता है और ये किस टाइप का व्यक्ति होता है। तो तमाम बातों को जो है यहाँ बताना रहता है। और उसके बाद बच्चा आगे देखोगे तो आगे यहाँ जो है आपका दूसरा यूनिट दिया गया है। दूसरे यूनिट में बच्चा हम लोग जो है फिरोज शाह तुगलक को पढ़ेंगे। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी वही चीजें पढ़ना होगा कि उसका प्रारंभिक जीवन वगैरह कैसा था, वह सिंहासन पर कब बैठता है, उसकी तमाम नीतियां कैसी थी, और उसने जो है दिल्ली सल्तनत के प्रति क्या योगदान दिया। तो उसका योगदान वगैरह भी हमें बताना होगा, उसका मूल्यांकन वगैरह करना होगा। फिर उसके बाद जो तुगलक वंशीय अन्य शासक होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं उनको जो है हमें पढ़ लेना है। और उसके बाद भैया तीसरे यूनिट में आप देखोगे तो सैयद वंश आएगा। और सैयद वंश में जो है खिज्र खां वगैरह को पढ़ना पड़ेगा, और भी जो उसके छोटे मोटे नन्हे मुन्ने लल्ला गुड्डा वगैरह होते हैं उनको पढ़ लेंगे। फिर बच्चा यहाँ हम लोग देखेंगे लोधी राजवंश को। और लोधी राजवंश में हम लोग पढ़ेंगे बकलोल लोधी को, है ना, बकलोल लोधी। हमारे गुरुजी जब इसको पढ़ाते थे तो बहलोल नहीं कहते थे, बुलाते थे बकलोल लोधी। तो आप सभी को जो है बकलोल लोधी को पढ़ना है। और बकलोल के बारे में भी जो है यही जानना है कि आखिर उसका प्रारंभिक जीवन कैसा था, सिंहासन पर कब बैठ रहा है, और उसकी नीतियां क्या थी, और उसका मूल्यांकन जो है करना है। फिर उसके बाद हम लोग जो है सिकंदर लोदी को पढ़ेंगे, इब्राहिम लोदी वगैरह को पढ़ेंगे। और वही तमाम बातें जो है यहाँ भी हमें पढ़ना होगा। और साथियों फिर हम लोग जो है बाबर को बुलाएंगे, बाबर की एंट्री कराएंगे, फिर पानीपत का जो है पहला युद्ध कराएंगे। और जब पानीपत का पहला युद्ध हो जाएगा फिर उसके बाद जो है लोदी वगैरह का हम लोग खात्मा कर देंगे, और जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देंगे। और उसी स्थापना के तहत हमारी चर्चा भी समाप्त हो जाएगी। और जितना कुछ मैं पढ़ाया रहूंगा आप जो है लेक्चर को 2-3 बार सुन लोगे, मजे के साथ सुन लोगे, और वही जाके जस का तस लिख देना है। आप भी खुश, मैं भी खुश, और एग्जामिनर भी खुश 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 खुश।
तो इतनी बात भैया आप सभी ने समझ लिया। अब देरी ना करते हुए, बिल्कुल भी 1 मिनट का टाइम ना गंवाते हुए, आइए जल्दी से अपनी चर्चा को शुरू कर देते हैं। तो बच्चा यहां आप देखोगे कि अंतिम महायज्ञ, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अंतिम महायज्ञ कर रहे हैं, अंतिम आहुति जो है हम लोग देने वाले हैं। और भैया हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, महामैराथन। क्या कर रहे हैं हम लोग, जो है महामैराथन कर रहे हैं, यानी कि हम लोग जो है लंबी लंबी क्लासों के दौरान जो है एक पेपर को कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में निपटा दिया जाए, एक ही क्लास में समाप्त कर दिया जाए। हालांकि अगर जरूरत पड़ती है तो हमें जो है और भी क्लासें लानी चाहिए, तो ये आप समझ सकते हो। तो भैया अंतिम महायज्ञ, और इस अंतिम महायज्ञ में जो है आप सभी को आहुति देना है अपने इंटरनेट का, अपने मोबाइल वगैरह का, अपने जो है हाथ वगैरह का, है ना, लिखना है आपको। और जो है मोबाइल फोन में जो है इससे नजर गड़ाए रखना है, लेक्चर को जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और आपका यार दोस्त भी अगर इतिहास विषय से एमए वगैरह कर रहा है तो उसको भी जो है ये वीडियो शेयर कर देना, नहीं तो सारा अकेले अकेले पढ़ लो और वो आपका जो दोस्तवा है वो जो है कम नंबर लेकर आवे। तो इसलिए भैया आप अपने दोस्तवा मित्रवा वगैरह को, अपनी बाबू सोना वगैरह को, सबको जो है किलसिया को शेयर कर देना, ताकि ऊहो का भला हो जाए, ऊहो का उपकार हो जाए। समझ में आई बात बच्चा? तो अब जो है सीधे हम लोग अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। और मैंने कहा कि हमारी चर्चा जो है तुगलक वंश से शुरू होगी और बाबर को जो है, बाबर के साम्राज्य को स्थापित करके समाप्त हो जाएगी। तो उसी के तहत सबसे पहले हमें देखना है दोस्तों तुगलक राजवंश को। तो तुगलक राजवंश का शासन कब से कब तक होता है, सबसे पहले यही हमें जानना है। और आपने देखा होगा कि आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटू छोटू से, जिनका नाम होता है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, है ना। तो यहां से जो है अब आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनना प्रारंभ हो जा रहे हैं। तो सबसे पहले तुगलक राजवंश की चर्चा आएगी। तो ऐसे में जो है आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर तुगलक राजवंश का शासन कब से लेकर कब तक चलता है। तो आप कहना 1320 से 1414 तक तुगलक राजवंश का शासन चलता है। क्या कहना है बच्चा, 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक राजवंश का शासन चलता है। समझ में आई बात? इतने से लेकर इतने टाइम तक तुगलक राजवंश रहा। और फिर उसके बाद ये तुगलक राजवंश का पहला शासक है, और कहीं कहीं जो है इसका नाम जो है दे दिया जाता है गियासुद्दीन तुगलक। तो चाहे गयासुद्दीन तुगलक कहो, चाहे गियासुद्दीन तुगलक कहो, बात एक ही है। आप सभी को घबराना नहीं है। नहीं तो इसी में से कुछ बच्चे कहने लगते हैं, सर हमने तो गियासुद्दीन तुगलक पढ़ा था, आप गयासुद्दीन पढ़ा रहे हो। तो रोना गाना बिल्कुल भी नहीं है, नखरे बिल्कुल भी नहीं दिखाना है आपको, जो है चीजें इसीलिए मैं क्लियर करता चल रहा हूं। तो ये तुगलक वंश का पहला शासक होता है। तो पहला शासक होता है तो इसके विषय में यह भी जानना जरूरी है कि ये कब से लेकर कब तक शासन कर रहा है। तो 1320 से लेकर 25 तक जो है इसका शासन रहता है, यानी कि पूरे पंचवर्षीय योजना तक जो है ये अपना शासन काल पूरा करता है ना। जैसे 5 साल बाद चुनाव वगैरह होते हैं तो नई सरकार आती है। तो भैया तुगलक राजवंश का जो पहलका शासक था वो जो है 5 साल तक रहा, और 5 साल के बाद जो है नई सरकार आ गई। आप जो है इसे इस प्रकार से याद कर सकते हो लल्ला। और फिर बच्चा यहां आप देखोगे कि गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की स्थापना की, है ना। तो आपसे जो है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आखिर तुगलक राजवंश की स्थापना किसने किया। तो आप सभी को बताना है कि गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की स्थापना की। समझ में आई बात? और भैया ये जो है गाजी की उपाधि धारण करता है, सिंहासन पर बैठा और इसके पास जो है शक्ति वगैरह आ गया। अब जब शक्ति आ गया भैया तो कुछ ना कुछ खुरापात तो करना जरूरी है, और उसी खुरापात के चक्कर में भैया ये गाजी का उपाधि धारण कर लेता है। और जब गाजी का उपाधि धारण कर लेता है तो इसका एक नाम और हो जाता है, यानी कि एक फैक्ट जो है आपके लिए और बढ़ जाता है। तो इसीलिए भैया कुछ लोग जो है इसे गाजी मलिक के नाम से भी बुलाते हैं।
तो आपको पता होना चाहिए कि गियासुद्दीन तुगलक ने, है ना, 1320 ईस्वी में तुगलक राजवंश की स्थापना की और जो है गाजी की उपाधि धारण की, और इसी के कारण जो है बहुत सारे इतिहास जो है इसे गाजी मलिक के नाम से भी पुकारते हैं, गाजी मलिक के नाम से भी ये जाना जाता है। इतनी बात भैया आप सभी ने समझ लिया, तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहां देखोगे कि इसने अलाउद्दीन खिलजी के सुधारात्मक नीतियों को जो है उलट पलट के रख दिया। यानी कि आपने पीछे, यानी कि पिछले सेमेस्टर में आप सभी ने पढ़ा था और मैंने जो है खिलजी वगैरह को काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया था। तो वहां मैंने आप सभी को बताया था कि खिलजी जो है कैसे कैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली वगैरह ला रहा है, कैसे कैसे जो है अच्छे कार्य वगैरह की ओर जो है अग्रसर हो रहा है। लेकिन 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 जब तुगलक राजवंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक कर रहा है, तो वह जो है अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी सुधारात्मक कार्य थे उसको जो है उलट पलट के रख देता है। और आप देखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है कठोरता की नीति को अपनाए रहता है, लेकिन गियासुद्दीन तुगलक जो है उदारता की नीति को अपनाता है। क्या अपनाता है? उदारता की नीति को अपनाता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी को मान लो कोई सैनिक मारता है एक आध दो झापड़, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसको निपटा देता है। लेकिन इसको अगर कोई, गियासुद्दीन तुगलक को अगर कोई दो चार झापड़ मारेगा तो ये कहेगा अरे लल्ला नहीं मारते बेटा। तो ये उदारता की नीति को अपना रहा है। और बच्चा, जो सब कुछ मैं बोल रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, इसी को आप ऐसे जो है अपने दिमाग में भर लेना और जाना एग्जाम में जो है इसे ऐसे सारा कुछ जस का तस लिख देना, मजा ही मजा आ जाएगा। तो भैया इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी के सुधारात्मक कार्यों को उलट के रख दिया और इसने क्या किया कि उदारता की नीति को अपनाया। इसे कोई झापड़ मारेगा तो ये कहेगा अरे लल्ला झापड़ नहीं मारते मेरे बाबू, मेरे सोना, ओ ले 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 ले, ले। मेरे बाबू ने खाना खाया। तो ये भैया प्यार मोहब्बत वाला नीति को अपना रहा है। अब ये प्यार मोहब्बत वाला नीति को अपनाएगा तो कितना देर तक टिकेगा, इसको भी हमें पढ़ना चाहिए। तो भैया आगे देखोगे कि गियासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण करवा रहा है। क्या करा रहा है भैया? अब ये वाली लाइन जो है आपके पेपर नंबर 2 में भी काम आएगी। यहां तो आप पढ़ ही रहे हो, और तुगलक से लेकर जब मैं लोदी या और भी आगे तक पढ़ाऊंगा तो ये सारी चर्चाएं बाबू आप सभी के पेपर 2 में भी काम आ जाएंगी। तो इसलिए इसे और भी अच्छे से पढ़ लेना। आप देखोगे कि आपका पेपर 1 और 2 जो है काफी समानता रख रहा है। बस इसमें जो है हम लोग राजनीतिक पक्ष वगैरह को पढ़ रहे हैं और उसमें जो है आर्थिक सामाजिक वगैरह के पक्ष को पढ़ेंगे। तो भैया यहां से जो है आपका दूसरे पेपर में भी जो है मटेरियल मिल रहा है। तो आप देखोगे गियासुद्दीन तुगलक ने जो है नहरों का निर्माण करवाया। अब जब नहरों का निर्माण कराएगा तो देखो यहां केवल एक ही लाइन दिया गया है, लेकिन जो लिखने वाले बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे हैं, वो इसी एक लाइन को जो है बढ़ा चढ़ा के कम से कम एक पेज में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे कि गियासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया। नहरों के निर्माण से जो है खेती में उन्नता होगी, किसान जो है समय समय पर सिंचाई करेगा, इससे जो है फसलें अच्छी होंगी, और जब फसलें अच्छी होंगी तो चारा भी जो है अच्छी मात्रा में मिलेगा, और राजस्व वगैरह यानी कि टैक्स वगैरह चुकाने में काफी सहूलियत होगी। तो ऐसे जो है बना चुना के जो है आपको लिखना है। मैं साथ साथ ये भी बताता चलूंगा कि बनाना चुनाना कैसे है। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से बनाना है। यहां अगर मैं सारा कूड़ा करकट इकट्ठा ला के रख देता तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। इसी एक एक लाइन को जो है मैं तोड़ मरोड़ के बताता चलूंगा। इसी को जो है आप सभी को ध्यान में रखना है। और भैया ये जो है डाक व्यवस्था को दुरुस्त कर रहा है। अब डाक व्यवस्था यानी कि संचार का माध्यम अगर दुरुस्त हो जाएगा तो सूचनाएं जो है जल्दी पहुंचेंगी, जल्दी आएंगी, और जो है इससे क्या होगा, प्रशासन अच्छे तरीके से चलेगा। तो ये आपके पेपर 1 और 2 दोनों में काम आ जाएगा। और जैसे ही संचार की बात आए तो पूरा प्रशासन वगैरह आप जो है बता सकते हो कि डाक के माध्यम से ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, है ना। 2-4 लाइन डाक के बारे में लिख दो। एमए की पढ़ाई कर रहे हो बच्चा, एमए की, ना कि यूपीएससी की। यूपीएससी वाला तो इसे ताक ताक के देखता है बच्चा क्या लिखा है, अरे अरे अरे,
गलती लिखा है, गलती बूंदी नहीं लगाया, चोट्टा ले काट दिया। लेकिन एमए वगैरह में जो है ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर देखता है, हाँ राइटिंग अच्छी है, हाँ लिखा भी अच्छा है, चलो दे दो, जितना है नंबर दे दो। लेकिन यूपीएससी वगैरह में ऐसा नहीं होता। तो भैया आप एमए की पढ़ाई कर रहे हो, तो इसलिए आप जो है टेंशन वगैरह छोड़ छाड़ दीजिए भैया, और जो है मजे में रहिए। आगे देखोगे बच्चा कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक नगर बसाया। क्या बसा रहा है भैया? तो तुगलकाबाद नामक नगर बसा रहा है, और यह पहला सुनियोजित बसा हुआ नगर था। ये भी आप देख सकते हो। तो आपसे अगर पूछा जाए कि तुगलकाबाद नगर की स्थापना जो है, तुगलकाबाद नगर जो है कौन बसा रहा है, तो आप जो है झट से इसका नाम बता दीजिएगा। और जो है हो सकता है कि ये आपसे पूछ भी लिया जाए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के रूप में। तो आप जो है इसे नोट रखे रहना कि तुगलकाबाद का इतिहास क्या है। फिर भैया आगे बढ़ेंगे, तो आगे यहां दिया गया है कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से जो है इनका मतभेद हुआ। सूफी संत होते हैं निजामुद्दीन औलिया, और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से इनका मतभेद हो जाता है। क्या हो जाता है? मतभेद। तो निजामुद्दीन औलिया ने इनसे कहा कि हुनुज दिल्ली दूरस्थ, हुनुज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। तो हो सकता है यही आपसे दे दिया जाए कि हुनुज दिल्ली दूरस्थ किसने कहा, या ये दे दिया जाए कि दिल्ली अभी दूर है किसने कहा। तो आपको कहना है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने इसे कहा। और किसके लिए कहा? तो गियासुद्दीन तुगलक के लिए कहा, गियासुद्दीन तुगलक को कहा। समझ में आई बात? तो ये भी जो है पूछा जा सकता है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के तहत। और देखिए तुगलक वंश से क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा संभावना इसलिए हो जाती है क्योंकि ये पहले पढ़ रहा है। और आप देखोगे कि तुगलक वंश का जो है पहला शासक यही है, तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाएगी। और इसके बाद आप देखोगे तो फिरोज शाह तुगलक से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। और आप जो बकलोल लोदी है उससे भी जो है क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक हो जाती है। और जो अंतिम होता है लोदियों का, उससे क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक हो जाती है। तो इन बिंदुओं को भी बच्चा आप सभी को नोट करके रखना है। क्या करना है बच्चा? नोट करके रखना है। आगे आप देखोगे कि बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी का भवन जो है इसके ऊपर गिर जाता है, और ये अल्लाह जी को याद करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है। तो आप सभी ने किसको मार डाला? आप सभी ने गियासुद्दीन तुगलक को मार डाला। मर गया बेचारा, चला गया चांद कहां, आसमां को छोड़ के। तो एक चांद को जो है आप सभी ने निपटा दिया। अभी बहुत सारे चांदों को जो है हमें निपटाना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानकारी हमें तुगलक नामा से मिलती है, जो कि अमीर खुसरो की रचना है, और तारीख फिरोज शाही से मिलती है, जो कि बरनी की रचना है। तो हो सकता है तुगलक नामा नामक ग्रंथ जो है आपसे पूछ ले, हो सकता है तुगलक नामा ग्रंथ के लेखक कौन है आपसे पूछ ले अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के तहत। और हो सकता है, और ये जहां तक मुझे लग रहा है कि पूछा जाएगा, चाहे पेपर 1 में या चाहे 2 में, है ना। पेपर 1 या पेपर 2 के अंतर्गत ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि तारीखे फिरोज शाही किसकी रचना है, या तारीखे फिरोज शाही के आधार पर या स्रोतों के आधार पर जो है तुगलक राजवंश का वर्णन कीजिए। तो किसी ना किसी को आधार बना के जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी जो है आप नोट रखे रहिए, ये भी जो है आप नोट रखे रहिए। तो ये मुझे जहां तक लग रहा है भैया पूछा जा सकता है, इस पर जरूर फोकस किए रहना। और अभी अगर आगे चर्चा लगी होगी तो इस पुस्तक के विषय में थोड़ा विस्तार दे दूंगा। अगर नहीं लगी होगी तो भैया 2-4 लाइन कहीं से भी जो है गूगल बाबा वगैरह से टाइप करके देख लेना, मजा आ जाएगा। और बच्चों आगे बढ़ोगे तो आगे हम लोग जो है अमीर खुसरो के विषय में पढ़ लेते हैं, अमीर खुसरो के विषय में जान लेते हैं
क्योंकि अमीर खुसरो जो है इस बार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हम जो है दूसरे पेपर के अंतर्गत 1206 से लेकर 1526 तक का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हमें सांस्कृतिक पक्ष भी पढ़ना होता है और ये जो है तमाम योगदान देते हैं। और दिल्ली के जो है 7 सुल्तानों के अंतर्गत 7 सुल्तानों के संपर्क में 7 सुल्तानों के दरबार में 7 सुल्तानों के साथ रहते हैं, तो इसलिए जो है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनसे जो है क्वेश्चन पूछना स्वाभाविक हो जाता है। तो पेपर 1 या 2 के अंतर्गत ये भी जो है लपेट सकते हैं, ये भी जो है लपेट सकते हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो आप यही देख सकते हो कि अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के शासनकाल में कार्य किया, यानी कि 7 सुल्तान आए चले गए और ये अपना कार्य जो है जारी रखे रहे। समझ में आई बात। और बच्चा फिर आप आगे देखोगे कि अमीर खुसरो सूफी धर्म से प्रभावित थे। अमीर खुसरो सूफी धर्म से प्रभावित थे। और बच्चा आगे देखोगे कि तत्कालीन समय का फारसी का महान साहित्यकार माना जाता था, यानी कि उस समय का इन्हें जो है फारसी का है ना, फारसी का महान साहित्यकार भी माना जाता था। तो आप देख सकते हो इनकी उपलब्धियों के बारे में समझ सकते हो, है ना। कहते नहीं जैसे आप कहीं जाते हो तो आपसे पूछते हैं बताओ आपकी योग्यता क्या है। अगर आप एमए किए रहते हो तो झट से बताते हो हम एमए किए हैं, और एमए नहीं किए रहते तो आप बताते हो बीए किए हैं, और फिर अगले का रिएक्शन कुछ और ही आता है, अभी तुम असफल हो, असफल हो, आगे क्या करोगे? तो कह दो तुरंत कि कलेक्टर बनना है, कह दो राष्ट्रपति बनना है, कह दो पीएम बनना है, तुरंत उनका मुंह बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इनकी योग्यताओं को। और फिर बच्चे यहां आप देखोगे कि इसके अलावा अमीर खुसरो ने हिंदवी भाषा पर भी रचनाएं लिखी, यानी कि ये जो है सूफी धर्म से तो प्रभावित है ही, फारसी के महान साहित्यकार तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ आप देखोगे कि हिंदवी भाषा पर भी ये रचनाएं लिख रहे हैं। और मुस्लिम समाज में हिंदी भाषा को स्वीकृति दिलाने वाला पहला रचनाकार इन्हें ही माना जाता है, यानी कि हिंदी वगैरह का प्रचार प्रसार मुस्लिमों के बीच करने का श्रेय सर्वप्रथम इन्हीं को जाता है। तो ये आप देख सकते हो, और इन्होंने जो है किस प्रकार से योगदान दिया आप इनके योगदान को भी जो है देख सकते हो, है ना। जैसे मान लो आपसे सेकंड पेपर के अंतर्गत पूछ लिया जाए कि सांस्कृतिक योगदान बताइए, तो ये बहुत सारी लाइन आपके पास पड़ी हुई है, सब लपेट के जो है फेंक देना। लो एग्जामिनर महोदय, ले जाओ ले जाओ, हमारे पास जो है बहुत सारा कंटेंट है, ले जाओ, कितना लोगे, है ना। तो इसी प्रकार से जो है चीजों को आपको लिखना है। आगे बढ़ोगे बबुआ तो आगे यहां दिया गया है कि अमीर खुसरो को जो है मुकरियां यानी कि पहेलियां पहेलियां कव्वाली लेखन के लिए भी जाना जाता है। ये भैया पहेलियां भी लिखते हैं, ये भैया कव्वाली वगैरह भी लिखते हैं। आपने जो है कव्वाली वगैरह को सुना होगा, ऐसे सुर लगाते हैं आ ओ, ऐसे ऐसे गाते हैं ना, तो वही सब की बात कही जा रही है कि ये पहेली यानी कि जो बुझौलिया होती है, बचपन में दादी अम्मा लोग कहते थे कि भैया बूझो तुम बूझो, तो किस्सा बुझाती थी, तो उसी को जो है उसके लिए भी ये जाने जाते हैं, ये कव्वाली लेखन के लिए भी जाने जाते हैं। और अमीर खुसरो ने अपना ज्यादातर लेखन मसनवी यानी कि प्रबंध काव्य पर किया। समझ में आई बात। इन्होंने जो है अपना ज्यादातर लेखन जो है प्रबंध काव्य पर किया, और इनकी जो है कुछ रचनाएं हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप यहां तो नहीं, लेकिन कंपटीशन के क्षेत्र में जाओगे तो ये सारा कुछ आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ जितने भी मैं कंटेंट लेकर आया हूं बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत बार जो है छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में भैया पूछ लिया गया है। समझ में आई बात। तो यहां आप देखोगे कि इनकी एक रचना है किरात उस सादेन, यानी कि इसमें जो है बुगरा खां और कैकुवाद के मिलन का वर्णन है। इनकी एक रचना है किरात उस सादेन, जिसमें बुगरा खान और कैकुवाद के मिलन का वर्णन है, मिलन का वर्णन है भैया, मिलन का। और फिर उसके बाद इनकी अगली रचना है मिफ्ता उल
फुजाला, मिफ्ता उल फुजाला, क्या नाम है भैया, फुजाला। तो आप देखोगे इसमें जलालुद्दीन खिलजी का वर्णन है। तो इस वाली रचना में जलालुद्दीन खिलजी का वर्णन है। और फिर आप देखोगे खजाइन उल फुतूह, आप जो है इसे नोट कर लेना भैया, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण रचना है, हो सकता है पूछा जाए, है ना। तो खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह किसकी रचना है, तो ये भी जो है आपके अमीर खुसरो जी की हो जाएगी। और इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन है। खजाइन उल फुतूह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसे अमीर खुसरो ने लिखा है और इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन है। तो पेपर 1 या 2 के अंतर्गत कभी भी जो है एग्जामिनर समेट सकता है। एग्जामिनर से जो है हमें सावधान रहना है। एग्जामिनर क्या सोच सकता है, किस तरीके से सोच सकता है, ये हमें पहले ही भांप लेना चाहिए। वो किस तरह का अथाह सागर है, पहले हमें नाप लेना चाहिए, है ना। तो एग्जामिनर किस प्रकार से सोच सकता है, इसको भी हम लोग देखते चलेंगे। और भैया फिर अमीर खुसरो की एक रचना है आशिका, है ना, आशिका। आशिका कहना आशिका, नहीं तो आप उधर चले जाओ कि आशिक बनाया, आशिक बनाया। तो आशिक बनाया में नहीं जाना है, यहां देखना है आशिका, आशिका। आशिका भी इनकी रचना है। नूर सिपीहर, नूर सिपीहर भैया आप नोट कर लीजिए, हो सकता है पूछा जाए, है ना। नूर सिपीहर भी महत्वपूर्ण है। तो नूर सिपीहर और तुगलकनामा, इसको जो है मैंने पीछे ही बता दिया। इन तीनों रचनाओं को देखोगे तो इन रचनाओं में आपको मिलेगा कि खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का वर्णन है, यानी कि तुगलकों की विजय का वर्णन है। तो मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भैया कौन सी ऐसी पुस्तक है जो तुगलक राजवंश की जानकारी देती है, तो आप जो है ऐसे फर्राटे से बताते चले जाना कि आशिका है, नूर सिपीहर है, तुगलकनामा है, तो बताते चले जाना। तो इतनी बात बाबू आप सभी ने समझ लिया होगा। और भैया आगे बढ़ोगे तो यहां दिया गया है कि आशिका पुस्तक में, कौन सी पुस्तक भैया, आशिका, आशिका, आशिक नहीं आशिका। यानी कि ये तो वही हुआ भैया, एक है आशिक, आशिक यानी कि मेल हो जाएगा, और आशिका यानी कि फीमेल। यहां तो भैया प्रेम कहानी की बात की जा रही है, अरे वाह। तो आप देखोगे आशिका में, आशिका पुस्तक में गुजरात के राजकरण की पुत्री देवल रानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां की प्रेम कथा का वर्णन है। यानी कि मैंने सही अंदाजा लगाया भैया, आशिका आशिक। तो यहां तो वही बात हो गई, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने। तो आशिका पुस्तक में भैया गुजरात के राजकरण की पुत्री यानी कि देवल रानी और यहाँ अलाउद्दीन का एक बेटा होता है खिज्र खां, उन दोनों के प्रेम कहानी का वर्णन है। किसका वर्णन है भैया, प्रेम कहानी का। तो आप सभी ने जो है प्रेम के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, मैं यहाँ नहीं बोलूंगा भैया, कुछ नहीं बोलूंगा। और बच्चा यहाँ आप देखोगे नूर सिपीहर, इस पुस्तक में क्या बात कही गई है, इसको भी तो हमें जान लेना चाहिए, इसको भी तो हमें पढ़ और समझ लेना चाहिए। तो नूर सिपीहर पुस्तक में उसने भारत की जलवायु, ऐतिहासिक उपलब्धियां, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, लोगों का व्यवहार आदि की प्रशंसा की है और कहा कि यदि कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यानी कि भारत में है। ये जितने भी चिलगोजे, जितने भी जो है ये फालतू के लोग बकैती करते हैं कि भारत में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनसे जाके बताना कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अमीर खुसरो नाम का एक इतिहासकार हुआ, एक जो है संगीतकार हुआ, एक जो है लेखक हुआ, वह कहता है कि अगर स्वर्ग कहीं है तो भारत में ही है, और पुस्तक भी जो है तुरंत बता डालना। और भैया और इसे जो है आप सभी नोट कर लो, इतना जो है नोट कर लो, ये आपके जो है पेपर 2 में काम आ जाएगा, ये आपके पेपर 2 में काम आ जाएगा। और इसे किस प्रकार से उपयोग करना है यह तो भैया क्वेश्चन की प्रकृति ही बताएगी। अगर जहां भी जो है सांस्कृतिक योगदान की बात कही जाएगी, जहां सामाजिक परिदृश्य वगैरह की बात की जाएगी, वहां जो है आप तुरंत जो है इसका उपयोग कर डालना, इसे जो है व्यर्थ मत जाने देना,
है ना, इसे व्यर्थ मत जाने देना। और भैया इतना आप लिख देते हो, पुस्तक के साथ लिख देते हो, आपने बहुत सारे पेज में जो है, एक पेज में पूरा का पूरा नीले रंग से लिखा है और इसी को जो है कोटेशन के रूप में आप काले रंग से लिख देना। अगर यकीन मानना एग्जामिनर की नजर अगर इस पर पड़ गई, एग्जामिनर की नजर अगर इस पर पड़ गई और उसने जो है इस पुस्तक को देख लिया तो तुरंत जो है आपको अच्छा खासा नंबर अपने आप ही दे देगा। उसका दिल जो है करने लगेगा, उसका दिल कहेगा कि बच्चे को नंबर दो, खूब सारा नंबर दो। तो ये आप देख सकते हो, ये आपके पेपर 2 में काम आ जाएगा। फिर से सुन लो, पेपर 2 के अंतर्गत ये काम आ जाएगा, पेपर 1 में तो काम आएगा ही। अब यह निर्भर करता है आप पर कि आप जो है चीजों को किस तरह से समझते हो, किस तरह से पढ़ते हो, किस तरह से जानते हो। समझ में आई बात? आगे देखोगे बच्चा, तो अमीर खुसरो जो है एक संगीतकार भी थे, यानी कि अमीर खुसरो जी एक संगीतकार भी होते हैं, है ना। अमीर खुसरो जो है संगीतकार भी होते हैं, यानी कि गाना भी गाते हैं, ढोलक भी बजाते हैं, साहित्य भी लिखते हैं। तो जब इनमें बहुत सारी योग्यताएं हैं तभी तो 7 सुल्तानों के यहाँ रह पाए, नहीं तो जो है इन्हें भगा देता अगर ये किसी काम के ना होते तो। तो भैया अमीर खुसरो संगीतकार भी थे, उन्होंने जो है तबला और सितार का आविष्कार किया। ये वाली लाइन अगर आप देखोगे तो छोटी से लेकर जो है यूपीएससी की परीक्षा तक जो है इसको पूछ लिया गया है। पीसीएस, आरओ, नेट जेआरएफ, ये तो छोटी मोटी बात है। तो आपके लिए जो है ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसे भी जो है आप सभी सांस्कृतिक परिदृश्य के अंतर्गत पेपर 2 में इसे उपयोग कर डालना कि तबले और सितार का आविष्कार करते हैं, क्योंकि अमीर खुसरो जी एक संगीतकार भी होते हैं। और इनका जो है एक बड़ा ही फेमस गीत है जिसको आप सभी ने सुना होगा। छाप तिलक सब छीन हीरे मुझसे नैना मिलई के, है ना। इस तरीके से कुछ है वह गीत, तो आप सभी जो है उसको भी सुन सकते हो। और जैसे ही सांस्कृतिक पक्ष की बात की जाए तो आप जो है उस गीत के 2-4 लाइन को आराम से लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, उस गीत के 2-3 लाइन को आराम से लिख सकते हो। एग्जामिनर कुछ नहीं कहेगा, एग्जामिनर भी जो है आराम से एंजॉय करेगा और जब वह पढ़ेगा तो उसको भी मजा आ जाएगा और आपको जो है अंक प्रदान कर देगा। तो इसी तरीके से जो है छोटी छोटी चीजों से हमें अंक अर्जित करना है, हमें जो है अंक बटोरना है। ये भी हो गया। आगे अब हम लोग देखेंगे मुहम्मद बिन तुगलक को। किसको देखेंगे? मुहम्मद बिन तुगलक को। किसको? मुहम्मद बिन तुगलक को। तो आप देखोगे कि मुहम्मद बिन तुगलक जो है 1324 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन करता है। मुहम्मद बिन तुगलक जो है 1324 से लेकर 1351 तक शासन करता है और उस शासन के दौरान जो है ये क्या क्या खुरापात करता है, उस खुरापात को भी जो है हम लोग जान लें, उस खुरापात को भी जो है हम लोग पढ़ लें। तो भैया यहां आप देखोगे कि मुहम्मद बिन तुगलक एक साम्राज्यवादी शासक था जिसने दक्षिण में प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई थी। इसके लिए उसने वहां इक्तादार नियुक्त कर शासन चलाया। आप सभी ने जो है अभी सिलेबस देखा, उसमें जो है जितने भी ये शासक हो रहे हैं उनकी नीतियों वगैरह को जो है मेंशन किया गया है, वो सिंहासन पर कब बैठ रहे हैं ये भी मेंशन किया गया है, और जो भी वो खुरापात कर रहे हैं या कार्य वगैरह कर रहे हैं उसको भी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। और उसी आधार पर जो है आपको चीजों को पढ़ना है, चीजों को समझना है। तो वही आप देख सकते हो कि मुहम्मद बिन तुगलक जो है साम्राज्यवादी शासक था और इसकी जो नीति है यानी कि दक्षिण में जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति को जो है ये अपनाता है और वहां जो है इक्तादार को नियुक्त करता है और भैया शासन वगैरह चलाता है। क्या करता है? इक्तादार नियुक्त करता है, दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति को अपनाता है और वहां इक्तादार को नियुक्त करता है और शासन को चलाता है। इसलिए चलाता है क्योंकि इसके अंदर जो है साम्राज्यवादी विस्तारवादी खून जो है दौड़ रहा है कि जल्दी जल्दी जो है अपना जमीन वगैरह जो है दूसरे के जमीन वगैरह को कब्जा कर करके अपने में मिला लो, अपने में मिला लो। तो यही बात जो है ये बच्चा कर रहा है।
फिर भैया आगे देखोगे तो यहां दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से परिवर्तित करके देवगिरी स्थापित कर दी थी और उसे जो है दौलताबाद नाम दिया था। इसने जो है राजधानी को परिवर्तित कर दिया था और राजधानी को परिवर्तित करके देवगिरी कर दिया था और उसी का जो है नाम दिया इसने दौलताबाद। और यही जो है इसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। क्या होती है भैया? मूर्खता। मूर्ख आदमी है ना, ये मूर्ख वाला काम कर देता है। ऐसे में आप देखोगे कि जनता वगैरह जो है थक जाती है, इसका रसद सामग्री वगैरह जो है चुक जाता है, तमाम जो है कठिनाइयां आती हैं और इससे जो है बहुत सारा घाटा वगैरह लग जाता है भैया। तो ये आप देख सकते हो। इतना भैया जब आप सभी समझ लेते हो तो आगे यहाँ चर्चा दिया गया है कि उसने महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थानीय लोगों को अमीर ए सादा के पद पर नियुक्त किया, है ना। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में आप देखोगे तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है अमीर ए सादा नियुक्त किए जा रहे हैं। अब ये अमीर ये सादा कौन है? अमीर ए सादा किसे कहते हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं। तो 100 गांव के प्रधान को अमीर ए सादा कहते हैं। यानी कि जो 100 गांवों का मालिक हो उसी को क्या कहा जा रहा है? अमीर ए सादा कहा जा रहा है। तो अमीर ए सादा मान लो आपसे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के अंतर्गत पूछ लिया जाए तो क्या जवाब दोगे? तो इसलिए भैया जानते रहो और जान जाओगे तो मजा आ जाएगा। फिर आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं को बड़े पद पर रखा और उसने जो है कई हिंदुओं को इक्तादार बनाया। ये बात जो है आप नोट कर सकते हो, इससे जो है आप पेपर 1 और 2 दोनों में जो है उपयोग कर सकते हो कि ये पहला ऐसा सुल्तान होता है जिसने हिंदुओं वगैरह को जो है बड़े बड़े पदों पर बिठाया और उन्हें यहां तक कि इक्तादार वगैरह भी बनाया। समझ में आई बात? इतना बच्चों जब आप समझ लेते हो तो आगे बढ़ेंगे। आगे देखोगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक 2 भाई होते हैं जो मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो यहां आपको क्या और जानकारी देना है कि जैसे ही विजयनगर साम्राज्य की बात आवे, जैसे ही हरियर और बुक्का का नाम आवे, तो आपको इनके विषय में और भी कुछ जानकारी 1-2 पता हो तो उसको भी जो है यहीं लपेट दो, कोई दिक्कत नहीं। आप एमए की पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो इस तरीके से चीजों को देखना है। तो इतनी बात बच्चों आप सभी ने समझ लिया होगा, है ना। इतनी बात आप सभी समझ लेते हो तो इसको जो है जस्ट आप देखिए और जो है जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप सभी को बता रहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही जो है 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक 2 भाई होते हैं जिन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और यहां आप देखोगे भैया कि 1346 ईस्वी में अमीर ए सादा यानी कि जो 100 गांवों के मालिक हैं, है ना, 100 गांवों के मालिक या 100 गांवों के प्रधान है, उन्होंने जो है क्या किया भैया? विद्रोह करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। इसने सोचा जो है 100 गांवों के प्रधान को अमीर सादा वगैरह बना दिया जाए, लेकिन क्या होगा भैया कि यही लोग जो है विद्रोह कर देंगे और जो है बहमनी साम्राज्य का स्थापना कर डालेंगे। अगर इसके बहमनी वगैरह के बारे में आप सभी को कुछ बातें और भी पहले से पता हो तो आप जो है उसे भी लिख डालना, क्योंकि आप एमए की पढ़ाई कर रहे हो। समझ में आई बात बच्चा? तो अब जो है हम लोग इक्तादारी में सुधार। हालांकि मैंने आप सभी को जो है इक्तादारी व्यवस्था के विषय में पहले बताया था, यानी कि पिछले सेमेस्टर में। समझ में आई बात? तो यहां भी हम लोग जो है कुछ चीजों को जानेंगे और मैं हो सकता है अगर बारी आ जाए तो पेपर 2 के अंतर्गत भी जो है इसे पढ़ा दूंगा, इसे समझा दूंगा। तो आप देखोगे बच्चा कि उसने नौकरशाही का विस्तार किया और इसके साथ ही इक्तादारी के सामाजिक आधार को बढ़ाया। कौन भैया? तो कौन 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 कौन?
आप सभी को देखना है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने नौकरशाही का विस्तार किया। नौकरशाही से आप यहां नोट कर सकते हो प्रशासनिक सेवा, है ना, अफसर वगैरह को जो है, अफसर वगैरह का जो है बहुत सारा प्रशासन में अफसर वगैरह की नियुक्ति वगैरह की, तो उसी संदर्भ में बात यहाँ कही जा रही है कि उसने नौकरशाही का विस्तार किया और इसके साथ ही इक्तादारी के सामाजिक आधार को भी जो है इसने बढ़ाया। आगे देखोगे भैया तो आगे यहां दिया जा रहा है कि उसने प्रशासन में बड़ी संख्या में विदेशी, सूफी, चिश्तिया, धर्मांतरित, हिंदू, अमीर ए सादा, साधारण व्यक्ति आदि को जो है भर्ती किया। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है प्रशासन में विदेशी लोगों को भी जो है शामिल किया, सूफी लोगों को भी जो है शामिल किया, चिश्तिया वगैरह को भी जो है शामिल किया। यहां तक कि आप देखोगे कि जो लोग जो है धर्म परिवर्तन करके आ रहे हैं वो लोग भी शामिल हो रहे हैं, हिंदू भी शामिल हो रहे हैं, अमीर ए सादा भी शामिल हो रहे हैं जो कि 100 गांवों के मालिक हैं। और यहाँ जो है एक शानदार बात यह आती है कि साधारण व्यक्ति भी जो है उसके प्रशासन में शामिल हो रहे हैं। किसके प्रशासन में शामिल हो रहे हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। तो इतनी बात भैया आप सभी ने समझ लिया होगा। जब इतनी बात आप सभी समझ लेते हो तो यहां आप देखोगे सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा चलाकर भी जो है ये बेवकूफी वाला काम करता है। यहां भी लिखो मूर्खता। क्या लिखोगे भैया? मूर्खता, है ना। बेवकूफ कर दो इसे, बेवकूफ, बेवकूफ, है ना। ये काम करके एक तो इसने जो है राजधानी परिवर्तन करके बेवकूफी वाला काम किया और दूसरा इसने जो है सांकेतिक मुद्रा को चलाकर बेवकूफी वाला काम किया। अब देखो, जैसे मान लो कोई एक लोहे का सिक्का है, एक लोहे का सिक्का हो गया, एक चांदी का सिक्का हो गया, एक तांबे का सिक्का हो गया, एक सोने का सिक्का हो गया, और सबको तुम गदहा किसी पर जो है 1 रुपया लिख रहे हो। जैसे मान लो लोहे का सिक्का है उस पर भी 1 रुपया लिखा गया, चांदी का सिक्का है उस पर भी 1 रुपया लिखा गया, सोने का सिक्का है उस पर भी 1 रुपया लिखा गया। तो ऐसे में क्या होगा कि लोगों ने जो है सोने और चांदी के सिक्के जो है अपने पास रख लिए और टैक्स वगैरह चुकाने के लिए जो है सरकार को क्या दिया? लोहे का सिक्का, तांबे का सिक्का, और जो सोना चांदी वाला जो क्या बोलते हैं कीमती सिक्का था उसको अपने पास रख लिया। तो ऐसे में ई गदहा के पास जो है लोहा लंखड़ इकट्ठा हो जाता है, और जब ई गदहा के पास लोहा लंखड़ इकट्ठा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? मामू बन जाएगा, बेवकूफ बन जाएगा। तो यही चीज यहां कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के स्थान पर भैया कांसे का सिक्का चलाया। और सांकेतिक मुद्रा की विशेषता क्या थी कि सांकेतिक मुद्रा में मुद्रा का मूल्य जो है धातु के आधार पर नहीं अपितु सुल्तान द्वारा निर्धारित किया जाता था। सुल्तान कहता था कि लोहे के सिक्के को जो है 100 रुपया बना दो, चांदी के सिक्के को 100 रुपया बना दो, सोने के सिक्के को 100 रुपया बना दो। अब उसकी वजन चाहे जितना हो, वजन सोने का चाहे जितना हो, चाहे तो सोना 100 रुपए से महंगा क्यों ना हो, लेकिन सुल्तान ने कह दिया कि सोने का सिक्का 100 रुपए माना जाएगा तो 100 ही रुपए माना जाएगा। ऐसे में जो है लोहे वगैरह का सिक्का जो है सुल्तान के पास पहुंच गया और सोने वगैरह का सिक्का जो है लोगों ने रख लिया। और इस सांकेतिक मुद्रा को जो है सही तरीके से नहीं चलाया गया। लोग जो है गौवा में भट्ठी वगैरह खोल खोल के लोहे वगैरह का सिक्का बना बना के पीट पीट के जो है इसके खजाना में जो है फेंक दे रहे हैं, सुल्तान के खजाना में रख दे रहे हैं, सुल्तान के खजाना में दे रहे हैं, और जो सोने चांदी वाला पैसा आ रहा है उसको जो है अपने जेबा में रख ले रहे हैं। तो ऐसे में आप देखोगे कि सांकेतिक मुद्रा वाला कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से फेल हो जाता है, विफल हो जाता है। तो इसी तरीके से यह इसकी बेवकूफी सिद्ध होती है। इसको जो है आपके पेपर 1 में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन पेपर 2 के अंतर्गत भी जो है आप इसे शामिल कर लेना, क्योंकि पेपर 2 में जो है आर्थिक पक्ष भी हमें देखना है। समझ में आई बात? तो आर्थिक पक्ष के अंतर्गत आप इसे सांकेतिक मुद्रा को रख देना, आप जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली वगैरह को रख देना। तो ये सब जो है आपके पेपर 2 में भी काम आने वाले हैं, इसे हल्के में मत लेना।
तो इतनी बात बाबू आपको समझ में आ गई होगी कि सांकेतिक मुद्रा में जो है मुद्रा का मूल्य धातु के आधार पर नहीं अपितु सुल्तान के आदेशानुसार तय किया जाता था, निर्धारित होता था। फिर बच्चा यहां आप देखोगे कि इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया, जिसके कारण हर घर में सिक्का ढाला जाने लगा और इस प्रकार यह असफल हो गया। यानी कि आप देखोगे कि घर घर जो है लोग सिक्का ढालने लगे, घर घर में लोग जो है सिक्का ढालने लगे कि आओ भैया भट्ठी बना लो, पीट रे बबुआ पीट, सिक्का बना डाल। ये सिक्का जो है सुल्तान के खजाना में दे देंगे और उधर से जो है चांदी वगैरह का मिलेगा तो उसको अपने जेबा में रख लेंगे। तो इसी आधार पर आप देखोगे यह असफल हो जाती है। क्या होती है भैया? असफल हो जाती है। वहीं आप जो है खिलजी वगैरह को देखोगे तो वह जो है इसके विपरीत और अच्छा कार्य करने का प्रयास करता है और उसने किया भी, लेकिन ये जो है बेवकूफी वाला काम यहां कर गया। फिर भैया आगे देखोगे कृषि के क्षेत्र में सुधार। कृषि के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किया? तो तकावी ऋण यानी कि अग्रिम ऋण दिया। इसने जो है लोगों को ऋण दिया कि बच्चा ले जाओ खाद खरीदो, है ना, चीजों को खरीदो, अच्छा वाला गेहूं ले जाओ, अच्छा वाला चावल ले जाओ, अच्छा वाला धान ले जाओ, अच्छा वाला मटर धनिया ले जाओ, आराम से बो, और इसके लिए जो है मैं तुम्हें ऋण दूंगा। और उस ऋण का नाम था तकावी ऋण। उसने दीवाने अमीर कोही नामक एक अलग से कृषि विभाग की स्थापना की। अब जब कृषि विभाग की स्थापना कर रहा है तो यहाँ कृषि विभाग से संबंधित आप बहुत सारी बातों को लिख सकते हो। समझ में आई बात? लिखने का तरीका ये होता है, क्योंकि आप एमए की पढ़ाई कर रहे हो। तो ये हो गया कृषि विभाग था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दीवाने अमीर को ही क्या था, तो आप कहना कि कृषि विभाग था। क्या कहोगे बच्चा? कृषि विभाग था। आगे देखोगे कि मोहम्मद बिन तुगलक बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना चाहता था। उसने किसानों को बेहतर फसल उगाने के लिए क्या किया? प्रेरित किया। यानी कि लोगों को ये मोटिवेट कर रहा है, किसानों को मोटिवेट कर रहा है कि भाइयों साथियों अब वह वक्त आ गया है, कृषि के क्षेत्र में हमें क्रांति करना है और आप सभी को जो है फसल वगैरह उगाना चाहिए, बंजर भूमि वगैरह को अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि जब भूमि अच्छी होगी तो अन्न अच्छा मिलेगा और अन्न अच्छा मिलेगा तो सभी का भरण पोषण हो सकेगा और इससे जो है प्रशासन काफी अच्छा चल सकेगा। जितना मैंने बोला, जितना मैंने चिल्लाया, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आप एमए की पढ़ाई कर रहे हो। और हाँ, अगर कंपटीशन के लिए आप इन चीजों को पढ़ रहे हो तो आप इसके जो है एक एक बिंदु को जो है स्किप मत करना। इसका एक एक बिंदु जो है आपके लिए अमृत के समान है। समझ में आई बात बच्चे? तो यहां आप देखोगे धार्मिक नीति। इसकी धार्मिक नीति कैसी थी इसको हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है कि नीति, तमाम जितने भी शासक आप पढ़ रहे हो उनकी नीतियों को भी आपको बताना है। तो धार्मिक नीतियों के कारण उलेमा जो है इससे नाराज हो गए। यानी कि इसकी धार्मिक नीति इस प्रकार की थी कि उलेमा वर्ग जो है इससे नाराज हो रहा है। और आगे आप देखोगे कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी उदार नीतियों के कारण जाने जाते हैं। यह आदमी जो है उदार है, का है? उदार है। इसके दिल में जो है प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है ना, प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। ये लोगों को जो है प्यार दुलार देना चाह रहा है। तो इसी कारण जो है उलेमा वगैरह इससे नाराज हो जाएंगे कि अरे गधा, तुमको कट्टर होना चाहिए, तुमको जो है पूरे विश्व में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहिए, लेकिन ये जो है उदारता को फॉलो कर रहा है और इससे जो है ये लोग नाराज हो रहे हैं। तो नाराज होने दो भैया, होने दो, हमसे तुमसे का लेना देना है। लेकिन ये लोग भैया नाराज हो गए। एक फैक्ट जो है और बढ़ गया। क्या हो गया? एक फैक्ट और बढ़ गया, क्योंकि ये आदमी नाराज हो गया। तो देखो, नाराज हो रहे हैं और पढ़ना हम लोगों को पढ़ रहा है, आप लोगों को पढ़ रहा है ना। तो देख सकते हो उसने जो है गोमठ को दान भी दिया। यानी कि उसने जो है गोमठ दान भी दिया, गोमठ वगैरह को जो है दान दिया। और आगे देखोगे कि उसने जो है
होली के उत्सव में भाग लिया और जैन आचार्य जिन प्रभासूरी से भी यह विचार विमर्श करता था। यानी कि यह आदमी जो है अपनी उदारता के लिए जाना जा रहा है और गोमठ वगैरह को दान दे रहा है। और जब गोमठ वगैरह को दान दे रहा है, ऐसे में जो है ये होली वगैरह का त्योहार भी मना रहा है, लोगों से जो है एकता की उम्मीद कर रहा है ना। सबको साथ लेकर चलने का विचार इसके अंदर समाहित है और ये भी जो है लोगों के बीच जा रहा है और कह रहा है कि होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। तो ये बंदा जो है जाके होली खेल रहा है। और यहां तक कि आप देखोगे कि ये जैन आचार्य, ये अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ये जैन धर्म का बंदा है, ये आदमी जो है जैन धर्म का बंदा है। लेकिन आप इसको देखोगे तो ये मुस्लिम धर्म से संबंध रख रहा है ना, मुस्लिम धर्म से संबंध रख रहा है। लेकिन आप देखोगे इसकी नीतियां उदार हैं, गोमठ वगैरह को दान दे रहा है, होली में भाग ले रहा है और आचार्य जैन, तो इसलिए जो है ये वाला फैक्ट और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप जो है सांस्कृतिक धार्मिक पक्ष वगैरह में जो है पेपर 2 वगैरह में भी जो है इसे यूज कर सकते हो, इसे जो है उपयोग कर सकते हो। अगर बच्चे, मैं यहाँ जो है थोड़ा विस्तार से पढ़ा दे रहा हूँ, इन सारी चीजों को विस्तार से पढ़ा दे रहा हूँ और जब मैं दूसरा पेपर पढ़ाऊंगा तो इन चीजों को जो है काफी वैसे जो है क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जल्दी जल्दी से सरसरी निगाह से, सरसरी वगैरह से, जैसे भी होता है सरसरी तरीके से जो है मैं जल्दी जल्दी से समझाने का, बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन यहाँ जो है मैं काफी अच्छे तरीके से बता दे रहा हूं। इतनी बात बच्चा जब आप समझ लेते हो तो अब हमें जान लेना चाहिए कि आखिर मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी हमें किन किन स्रोतों में मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी हमें किन किन स्रोतों में या किन किन स्रोतों से मिलती है, तो इसको भैया हमें जान लेना चाहिए। तो पीछे मैंने इसके विषय में बता दिया था कि तुगलकों की विषय में जानकारी तारीख है फिरोज साहिब, जो कि बरनी द्वारा लिखित पुस्तक है, इससे मिलती है और इसमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक का भी वर्णन दिया गया है। और आप देखोगे रेहल्ला, रेहल्ला किसकी पुस्तक है? तो इब्न बतूता की है, इब्न बतूता की है। किसकी है? इब्न बतूता की है। इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? रेहल्ला। हो सकता है आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2 के अंतर्गत पूछ ले कि बताओ रेहल्ला नामक पुस्तक किसकी है, तो आपको बता देना है इब्न बतूता। समझ में आई बात? और उसके बाद आप यहां देखोगे कि फुतूहु उस सलातीन, जो कि अबू बकर ईसामी की रचना है, इससे भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी मिलती है। तो ये आपके स्रोत हो गए, जिन स्रोतों से, जिन पुस्तकों में मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी प्राप्त होती है। इतना आप जब समझ लेते हो भैया तो आगे बढ़ेंगे। आगे यहां दिया गया है कि सिंध और थट्टा, क्या दिया गया है भैया? सिंध दिया गया है, थट्टा दिया गया है कि विद्रोह को दबाते हुए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर बदायूं और बरनी ने कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। यानी कि जब मोहम्मद बिन तुगलक मर जाता है, आप देखे हैं पीछे कि ये बहुत सारा जो है बेवकूफी करता है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है बहुत सारा बेवकूफी पूर्ण काम करता है। तो इसीलिए जो है ये बदायूं या बरनी है ना, यह जो है संदिग्ध है ना कि मतलब ये सेंटेंस कौन बोल रहा है, तो आप जो है बदायूं या बरनी कह सकते हो। तो बदायूं या बरनी ने कहा कि सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो हो सकता है ऐसे सेंटेंस जो है दे दिए जाए, अगर नहीं भी दिया जाता तो आपको पता है ही, आप जो है फेंक देना और इसी सेंटेंस को देने के बाद इसी सेंटेंस को जो है बढ़ा चढ़ा के जो है 1.5-2 पन्ने लपेट देना। क्या करना? 1.5-2 पन्ने और लपेट देना। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि आप एमए की पढ़ाई कर रहे हो, है ना। समझ में आई बात? तो बच्चा आगे बढ़ोगे, आगे अब हम लोग देख लेते हैं फिरोज शाह तुगलक, है ना। किसके विषय में? फिरोज शाह तुगलक।
तो फिरोज शाह तुगलक के विषय में जो है हम लोग एक एक करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एक एक करके अच्छे से जो है जानने वाले हैं। तो यहां आप देखोगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बनते हैं। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है चला जाता है ना, संसार छोड़ के चला जाता है। उसके बाद किसकी एंट्री होती है? तो फिरोज शाह तुगलक की होती है। और फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से 1388 ईस्वी तक शासक बना रहता है। 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक फिरोज शाह तुगलक शासक बना रहता है। और इन्हीं दौरान वह जो है वह भी तमाम प्रकार की खुरापात वगैरह करता है, जिनको हम लोगों को पढ़ना है, जानना है, समझना है। तो इतनी बात बच्चे आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ वही बात लिखी गई है कि इसके काल में जो है इक्तादारी व्यवस्था को कमजोर कर दिया गया, है ना। इसके काल में इक्तादारी व्यवस्था कमजोर पड़ गई। यानी कि जो इक्तादारी व्यवस्था थी, जब इसका शासनकाल आ जाएगा तो वो कमजोर हो जाएगी। और भैया आगे आप देखोगे कि अमीर और उलेमा की शक्ति जो है बढ़ गई थी। इसके काल में भैया क्या हो रहा है? तो इसके काल में जो इक्तादारी व्यवस्था है वह कमजोर पड़ रही है। और जब कमजोर पड़ जाएगी तो यहां आप देखोगे कि अमीर और उलेमा की शक्ति जो है बढ़ जाएगी। और आगे आप देखोगे कि उसने दीवाने मुक्त खराज ख्वाजा की कठोरता को नहीं अपनाया, है ना। उसने जो है दीवाने मुक्त खराज एवं ख्वाजा की कठोरता को बिल्कुल भी नहीं अपनाया। फिरोज शाह ने जो है नहरों का निर्माण के लिए जो है अतिरिक्त कर लगाया, जिसे जो है हब ए सर्व सिंचाई कर कहा गया था। तो आप देखोगे भैया कि जो पहिलका शासक होता है वो आदमी जो है नहर वगैरह का निर्माण कराता है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो है नहरों के निर्माण के लिए अतिरिक्त कर लगाता है, जिसे हब ए सर्व यानी कि सिंचाई कर कहा जाता है। तो ये सिंचाई वगैरह पर टैक्स वगैरह भी भैया लगा डालता है। और आगे देखोगे भैया कि फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिए गए अग्रिम कृषि ऋणों को माफ कर दिया। देखो भैया ये जो है ऋण वगैरह को माफ कर रहा है। यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने जो कृषि पर ऋण दिया था, अग्रिम कृषि ऋण दिया था, उसको जो है फिरोज शाह तुगलक ने माफ कर दिया। और जैसे ही ये ऋण माफ करेगा वैसे ही जो है इसके फॉलोवर बढ़ जाएंगे, लोग इसे प्रेम करने लगेंगे और लोग इसे क्या कहेंगे? अच्छा करने लगेंगे, क्योंकि ये लोगों का फायदा कर रहा है भैया, ऋण माफ कर रहा है। और जिसका जिसका ऋण माफ हो जाएगा वो तो सब जो है इसके आगे जाएंगे, सजदा करेंगे कि जिल्ले इलाही आप ही हो, आप ही हमारा ऋण माफ किए, आप ही सारा माई बाप हो। तो ये आप देख सकते हो। और भैया इसको जो है आप सभी एक नजर देखिए, तब तक जो है हम लोग थोड़ा पानी वगैरह पीने का प्रयास कर लें, है ना, क्योंकि गला सूख जाता है, गर्मी का महीना है भैया। आगे आप देखोगे बच्चा, तो आगे यहां दिया गया है कि इसके काल में जो है कारखाने सबसे ज्यादा विकसित हुए। तो मान लो आप लिख देना, जैसे ही सामाजिक पक्ष वगैरह या आर्थिक पक्ष वगैरह आवे तो आप लिख डालना भैया। जब आर्थिक पक्ष वगैरह की बात हो तो आप लिख डालना कि फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है सबसे ज्यादा कारखाने विकसित हुए। कहा जाता है कि इसके समय में जो है 36 कारखाने काम कर रहे थे, है ना। ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है 36 कारखाने काम कर रहे थे। तो आपके पेपर 2 में यह काम आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? पेपर 2 में, पेपर 2 में आप इसका उपयोग कर डालो भैया। और आप देखोगे कि दीवाने वैतात यानी कि कारखाना अधिकारी होते थे। गजब गजब भैया, वाहियात नाम है, कभी कभी जो है पढ़ने में दिक्कत आ जाती है। क्या दिया गया है? दीवाने वैतात। मैं तो इसे पढ़ने जा रहा था दीवाने वाहियात। क्या पढ़ने जा रहा था मैं? दीवाने वाहियात यानी कि दीवाने घटिया।
लेकिन देखो कैसे कैसे नाम दिया गया है, दीवाने वायुतात, यानी कि ये कारखाना अधिकारी होता था। जैसे इसको बुलाना होता था, हे दीवाने वही तत्वा, जल्दी से आजा, जल्दी से आजा, तो कारखाना का अधिकारी होता था, है ना। अधिकारिया नहीं कहते रहे होंगे, जैसे आज कहते हैं हे अधिकारी आ जाओ, तो पहले कहते थे हे वही तत्वा आई जा। तो ये देख सकते हो यहाँ भैया, आप देखोगे कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है बागानों की खेती पर बहुत ज्यादा बल दिया। यानी कि ये बंदा जो है बागानों की खेती पर क्या दे रहा है भैया, बल दे रहा है। इसके समय में कुल 1200 बाग लगाए गए थे। तो ये आप देख सकते हो भैया, ये जो है प्रकृति से भी जो है प्रेम भाव रख रहा है, प्रकृति का प्रेमी है, क्योंकि भैया 1200 बाग लगवा रहा है। इसके समय में 1200 बाग थे। यहां मैं बाग कह रहा हूं, बाग, बाघ नहीं, शेर वाला नहीं, ये जो है पेड़ पौधा लगाने वाला बाग की बात मैं कर रहा हूं। और बच्चों जब आगे बढ़ोगे तो आगे यहां देखोगे कि फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी संख्या में गुलामों को अपने पास रखा। यानी कि ये गुलामों को भी जो है अपने पास रख रहा है, और छोटी मोटी संख्या नहीं भैया, पूरा का पूरा 1,80,000। कितना भैया, 1,80,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,80,000 गुलाम को जो है ये अपने पास रख रहा है। सोचो भैया सोचो, गुलाम इनके पास थे, इतना गुलाम जो है आदमी के पास थे। इन गुलामों को सेना में, कारखानों में रखा जाता था। यानी कि ये जितने भी गुलाम थे इनको सेना वगैरह में रखा जाता था, कारखानों वगैरह में रखा जाता था। अब जो जिसका दिमाग अच्छे से चलेगा वो यहाँ लिख सकता है, और जो है आधा पेज बढ़ा सकता है कि गुलामों को सेना में इसलिए रखा जाता था क्योंकि ताकि जो है लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट हो, तो सबसे पहले जो है इन गुलामों को फेंक दिया जाए। अगर गुलाम मरते हैं तो समझ लो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, जैसे आज की हालत है। तो इस प्रकार से आपको लिख डालना है। और भैया कारखाना में जो है इनका का यूज होता था, तो कारखाने में सामान वगैरह ढोने के लिए जो है इन दासों गुलामों को जो है उपयोग में लाया जाता था। तो जिसके पास जिसका दिमाग चलेगा वो अच्छे से इन चीजों को लिख डालेगा, इन चीजों को बता डालेगा। और बच्चा आगे देखोगे कि गुलामों के लिए एक अलग से विभाग, यानी कि दीवाने बंदगान। तो आपसे मान लो पूछा जा सकता है कि भैया बताओ दीवाने बंदगान क्या था। क्या था, दीवाने बंदगान क्या था, तो गुलामों के लिए एक बनाया गया अलग से विभाग था। ये एक विभाग था और किससे संबंधित था, तो गुलामों से संबंधित था, जिसे दीवाने बंदगान के नाम से जाना जाता था। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये मुझे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, महत्वपूर्ण लग रहा है, और पूछा भी जा सकता है कि दीवाने बंदगान क्या है। तो आप कहना गुलामों के लिए जो है बनाया गया, दासों के लिए बनाया गया एक अलग से विभाग था। आगे देखोगे भैया कि फिरोज शाह तुगलक ने लोगों के लिए फ्री में उपचार की व्यवस्था की। यानी कि आओ भैया फ्री सेवा है, फ्री में अपना इलाज करा डालो, है ना। कोई भी रोगी आवे फ्री में इलाज करावे और चला जावे। जैसे आज भी जो है बहुत सारे संस्थान हैं जो फ्री में लोगों का इलाज करते हैं, और बहुत सारे संस्थान तो ऐसे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल तो ऐसे हैं कि आदमी जो है मर जाता है फिर भी उसका इलाज करते रहते हैं। तो ऐसे भी गधे जो हैं आज के समय में पड़े हुए हैं। ये इंसान नहीं, ये सांप हैं। सांपों ने जो है इसीलिए डसना छोड़ दिया क्योंकि सांपों ने कहा कि मुझसे अच्छा तो इंसान ही डसता है। तो इसलिए भैया ये सांपों की बस्ती है, यहां जो है आपको हर कदम संभाल के रखना है। कब कौन सा नाग आपको डस ले ये कोई नहीं बता सकता बाबू। तो ये आप देख सकते हो। और आगे देखोगे कि इसके लिए उसने जो है दारुल सफा चिकित्सा विभाग की स्थापना की। तो दारुल सफा क्या था, तो ये भैया चिकित्सा विभाग था। क्या था बाबू, चिकित्सा विभाग था। तो आपने इसको भी जान लिया। और आगे देखोगे बच्चा कि फिरोज शाह तुगलक अपनी कल्याणकारी नीतियों के लिए जाना जाता है।
फिरोज शाह तुगलक जो है अपने अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। उसने जो है रोजगार दफ्तर की स्थापना की, यानी कि जहां आप जाओ वहां रोजगार मिल जाएगा। इस दफ्तर वगैरह में चले जाओ तो आपको रोजगार वगैरह जो है प्राप्त हो जाएगा। आगे बच्चा आप देखोगे दीवाने खैरात की स्थापना की, यानी कि अनाथों के लिए जो है विवाह वगैरह का आयोजन कराया। इसके अलावा जो है असामान्य सजाओं को भी हटा दिया। जो बात बात पे सजा वगैरह दे दिया जाता था उसको भी जो है इसने हटा दिया। और जब भी सामाजिक पक्ष की बात आवे, समझ में आई बात, तो इसका उपयोग जो है ये जितना भी यहां दिया गया है इसका उपयोग आपको कहां करना है बच्चा, पेपर 2 में कर लेना है जब भी सुधार वगैरह की बात आवे। तो आप देखोगे कि फिरोज शाह तुगलक जो है अपनी कल्याणकारी यानी कि अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। उसने जो है रोजगार दफ्तर की स्थापना किया ताकि जो है लोग वहां जाएं अपनी समस्या बताएं तो उनको रोजगार वगैरह दे दिया जाए। और आप देखोगे दीवाने खैरात वगैरह की स्थापना की, यानी कि लोगों को जो है पैसा वगैरह देने के लिए विभाग की स्थापना की। और आप देखोगे कि अनाथ वगैरह जो हैं जिनका विवाह वगैरह नहीं हो पाता तो उसके लिए भी जो है इसने कार्य किया, उसके लिए भी जो है इसने चीजों को आयोजित कराया। और आप देखोगे कि असामान्य जितनी भी सजा वगैरह है वो भी जो है ये कम कर देता है, उसको भी हटा देता है। और ये जो है अपने उदारवादी नीतियों के कारण जाना जाता है। और पीछे जो है जो भी बातें इसके बारे में मैंने बताया वो सब भी जो है आप लिख सकते हो। आगे बढ़ोगे बच्चा तो आगे यहां दिया गया है कि फिरोज शाह ने कई नगरों की स्थापना की, जैसे यानी कि फिरोज शाह ने जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है कई नगरों को भी बसाया, कई नगरों की स्थापना भी की, जो कि जौनपुर है, हिसार है, फिरोजाबाद है, फिरोज शाह कोटला आदि। ऐसा वर्णन मिलता है कि उसने जो है कुल 300 नगरों की स्थापना की। बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है लगभग 300 नगरों को बसाया था, लेकिन जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला उल्लेखनीय है इन 300 में से। समझ में आई बात। तो मान लो आपसे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के अंतर्गत पूछ लिया जाए कि फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर नगर किसने बसाया, तो आप जो है देख सकते हो। और जब सामाजिक पक्ष की बात आ जाए तो पेपर 2 वगैरह में इसे जो है ऐसे आप सभी फेंक देना किसी भी प्रकार से। और आप एमए की पढ़ाई कर रहे हो, जो चीजें मैं बता रहा हूं, जो चीजें मैं बोल रहा हूं, उन सब चीजों को जो है एक एक करके अपने दिमाग में भर लो और वही सब सारा चीज जो है आपको लिख डालना है। जितना भी यहां दिया गया है, जितना भी पढ़ रहे हो, एक भी चीज जो है आपको स्किप नहीं करना है, किसी ना किसी रूप में जो है उसे अपनी परीक्षा में उपयोग कर डालना है। समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ोगे बच्चा तो यहां दिखेगा दीवाने बिजारत, यानी कि वजीर होता था। दीवाने बिजारत हाजिर हो, तो वजीर जो है हाजिर हो जाता था। का पद जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली तुगलक काल में था, यानी कि वजीर का पद जो है सबसे शक्तिशाली किसके टाइम पर होता है, तो आप कहना भैया तुगलकों के समय में जो है यह सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। विशेषकर आप देखोगे कि फिरोजवा के समय में जो है यह वजीरवा जो है बड़ा शक्तिशाली हो जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है। इसके पास तो अथाह पावर आ गई, ये जो है किसी को भी जो है निपटा सकता है भैया। तो ये आप देख सकते हो, है ना। राजा के बाद जो है इसी का नंबर आ गया है, इतना पावरफुल भैया देख सकते हो। वजीर वजीर क्या बादशाह, है ना। आप सभी ने बचपन में बहुत खेला होगा, वजीर वजीर क्या बादशाह, इन दोनों में चोर तलाशा। तो आप जो है पर्ची चोर निकालते थे, है ना। बचपन में बहुत खेला था तो आज जो है ये खेलना पड़ रहा है। बचपन में वजीर वजीर का बादशाह खेले, आज जो है सीधे सीधे खेल रहे हो। समझ में आई बात बाबू। आगे आप देखोगे कि नसीरुद्दीन चिराग देहलवी चिश्तिया सूफी संत थे। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान बनवाने में योगदान दिया। जैसे आप देखोगे अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी का एक आदमी होता है जिसका नाम होता है हजार दिनारी, मलिक
काफूर। मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन के साम्राज्य में अलाउद्दीन का जो है दाहिना हाथ के रूप में जो है प्रयोग होता है, एक आधार स्तंभ के रूप में प्रयोग होता है। उसी प्रकार से आप देखोगे कि ये सूफी संत होते हुए इसकी मदद कर रहे हैं। किसकी मदद कर रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक की मदद कर रहे हैं। समझ में आ गई होगी बात लल्ला, है ना? समझ में आई? हाँ, समझ में आ गई। और हाँ, आप सभी हाँ हूं करते रहिएगा, नहीं तो क्लास देख के जो है आप सभी नींद में हो और मैं इधर से जो है पढ़ा रहा हूं, आप कहना तो ये नहीं करना है। आप सभी को जो है आराम से बैठना है, आराम से पढ़ाई करना है और कोई भी जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, है ना? लड़ाई झगड़ा कोई नहीं करेगा, चुपचाप बैठो, आराम से बैठो। समझ में आई बात? कॉपी कलम किताब लेके बैठो। और जो कॉपी कलम किताब लेकर नहीं बैठा होगा तो मैं यहाँ से ऑनलाइन देखूंगा और ऑनलाइन जो है ये जो छड़ी है इसी को फेंक के मारूंगा और आपकी नींद खुल जाएगी। तो पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो और पढ़ाई करते रहोगे तो मजा आ जाएगा, एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा और चार लोग जो है आपको देख के दांत निकालेंगे कि हैरान यह वो आदमी हुआ है जो सबका हक मार गया, यह वो आदमी हुआ है जो सबका परसेंट बटोर ले गया और जो है अपना बहुत अच्छा परसेंट बना लिया, लोगों का जो है खत्म हो गया। आपसे आपको देखकर लोग जलने भी तो चाहिए। आप जो है बताओ अपने बाबू से कि बाबू देखो मेरा इतना अच्छा परसेंट है, आपको जो है एक अलग अंदाज का फीलिंग मिलेगा, एक अलग अंदाज का मोटिवेशन मिलेगा और आपकी बाबू जो है आपसे जल जाएगी क्योंकि आपके बाबू का जो है पेपर में बहुत घटिया नंबर मिला होगा। तो आपकी बाबू कहेगी चलो हट, इससे ज्यादा तो मेरा आ जाता है, लेकिन नहीं आया रहेगा। तो भैया आप सभी को एंजॉय भी करना है और आगे बढ़ोगे तो यहां दिया गया है फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत की कई आयुर्वेदिक पुस्तकों का भी जो है क्या कराया भैया? अनुवाद कराया, जिसे आप देख सकते हो दलाइले फिरोज शाही। तो आप देखोगे कि दलाइले फिरोज शाही जो है यह अनुवादित पुस्तकें हैं और किसकी अनुवादित पुस्तकें हैं? तो आयुर्वेद की अनुवादित पुस्तकें हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? जब इतना बच्चा आप सभी देख लेते हो तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और बच्चे आगे आप देखोगे तो आगे यहां जो है आगे धर्म के विषय में चर्चा दी जा रही है कि फिरोज शाह तुगलक वगैरह जो है किस धर्म के प्रति या धर्म के प्रति उसका क्या रवैया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहां दिया गया है फिरोज शाह तुगलक ने खलीफा से 2 बार खिल्लत लिया, उसने जो है शरीयत के अनुसार शासन चलाने का दावा किया। इसके तहत उसने जो है खराज, खुम्स, जजिया, जकात के अतिरिक्त सभी करों को समाप्त कर दिया। यानी कि इसने जो है बहुत सारे कर वगैरह को समाप्त कर दिया और जो है ये शरीयत के अनुसार अपना शासन चलाने का दावा वगैरह करने लग रहा है। और इसके समय में आप देखोगे कि उलेमाओं का प्रभाव काफी बढ़ गया था। इंसा ए मेहरू से उलेमा की शक्ति और शासन में अव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहां से जो है आपको क्या प्राप्त हो रहा है कि उलेमाओं की शक्ति वगैरह जो है बढ़ गया है, इसकी जानकारी मिल रही है। समझ में आई बात? तो इंसा ए मेहरू बता रहा है कि उलेमाओं की शक्ति और शासन में अव्यवस्था की जानकारी प्राप्त हो रहा है, यानी कि अव्यवस्था वगैरह, इनकी शक्ति वगैरह बढ़ रहा है। इतनी बात भैया आप सभी ने समझ लिया होगा। जब इतनी बात आप सभी समझ लेते हो तो भैया आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हम लोग जल्दी जल्दी से चर्चा को कंप्लीट करते हैं। यहां भैया आप देखोगे कि उसने जो है बड़ी संख्या में मस्जिदों और मदरसों का निर्माण कराया। तो ये जो है मंदिर को बनवा रहा है, मदरसों को बनवा रहा है और जब इन चीजों को बनवाएगा तो इसके जितने भी फॉलोअर होंगे, मस्जिदों में जो भी आस्था रखते होंगे, मदरसों में जो भी विश्वास रखते होंगे, वह सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे? फिरोज शाह तुगलक के फॉलोअर हो जाएंगे। और आगे आप देखोगे कि साथ ही उसने जो है उलेमाओं को दान भी दिया, यानी कि उलेमा वगैरह को बहुत सारी चीजें, मंदिर मस्जिद भी दान कर दिया बनवा बनवा के कि बाबू ले जाओ, ऐश करो, ऐश करो। जैसे पहले होता था कि कोई जो है थोड़ा कविता वगैरह पढ़ देता था, थोड़ा गाना बजाना बोल देता था, तो राजा लोग कहते थे, इससे अपने माला जो है निकालते थे, ले जाओ बेटा ऐश करो, चिल पार्टी पार्टी चलेगी सारी रात। तो ऐसे माला वाला निकाल के फेंक देते थे। तो उसी प्रकार से ये मस्जिद वगैरह बनवा रहा है और उलीमाओं को दे दे रहा है, जा बच्चा ले जा ऐश कर।
आगे देखोगे कि उसने जो है सूफियों के मजारों पर महिलाओं के जाने पर रोक लगा दिया। ये तो चुट्टा वाला काम कर रहा है बच्चा। उसने सूफियों के मजारों पर महिलाओं के जाने पर रोक लगा दिया। तो कुछ बात रहा होगा भाई, इसको कुछ जलन वगैरह रही होगी। हो सकता है इसकी बाबू वगैरह जो है किसी कारण जो है परेशान हो गई होगी, तो हो सकता है इसने कहा भैया चलो रहने दो, वहां मत जाओ। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, जजिया अलग से वसूला। तो ये भैया जो है आप सेकंड पेपर के अंतर्गत इसका उपयोग कर लेना कि इसने जो है पहले क्या था भैया कि ब्राह्मणों वगैरह से जजिया कर नहीं लिया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिखा, तो इसीलिए जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसे भी भैया आप सभी नोट कर लीजिए। आगे देखोगे तो प्रशासन से उसने हिंदुओं को बाहर किया, इसके साथ ही होली का त्योहार भी बंद करवा दिया। पीछे मैंने आप सभी को बताया कि एक इसी वंश का उदार शासक होता है जो कि होली खेल रहा है और भैया जो है हिंदुओं वगैरह को प्रशासन में उच्च उच्च पद दे रहा है। लेकिन इसके शासन में आप देखोगे, फिरोज शाह तुगलक के शासन में आप देखोगे तो हिंदुओं को प्रशासन में जितना भी पद दिया गया है उनसे बाहर कर रहा है। यहां तक कि आप देखोगे होली वगैरह का जो त्योहार वगैरह पड़ रहा है उसको भी इचोट्टा बंद कर दे रहा है। यानी कि अब कोई भी बाबू जो है अपनी सोना को रंग वगैरह नहीं लगा पाएगा। तो भैया देख सकते हो कैसे जो है बाबू सोना पर अत्याचार कर रहा है। इसके काल में जो है बोधन नामक एक व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया था, जिस पर आरोप लगाया गया था कि उसने जो है इस्लाम का अपमान किया। बोधन ने कहा था कि कुरान की तरह वेद भी पवित्र हैं। लो देखो चोट्टा को कौने आधार पर मृत्यु दंड दे रहा है। अरे गदहा कुछ तो देख लेता। चोट्टा कह रहा है कि इसके काल में बोधन नाम का एक आदमी होता है, एक बच्चा होता है, एक बंदा होता है और उसको मृत्यु दंड दे दिया गया था। और उस पर आरोप क्या लगाया गया था कि उसने इस्लाम का अपमान कर दिया। और बोधन ने एक बात कहा था कि कुरान जो है वह वेद की तरह पवित्र है, और जैसे इस बात को बोला वैसे बोधन को जो है मृत्यु दंड दे दिया गया। ये किस प्रकार का शासन है भैया। तो ये आप देख सकते हो कैसे ई गदहा जो है चुट्टा वाला काम कर रहा है, रोक भी नहीं रहा है। आगे आप देखोगे इसके समय में फिरोज शाह तुगलकवा के समय में जो है भवन निर्माण वगैरह या तुगलक प्रशासन में भवन निर्माण वगैरह जो है किस प्रकार से कराए जा रहे हैं, किस प्रकार से हो रहे हैं, क्या क्या बन रहे हैं, इस पर भी जो है एक नजर एक दृष्टि हम लोग डाल देते हैं। यहां भैया आप देखोगे कि अपने वजीर खाने जहां तेलंगानी, वाह भैया, अपने वजीर खाने जहां तेलंगानी के मकबरे का निर्माण करवाया था। यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने वजीर, देखो वजीर के लिए क्या बनाया जा रहा है भैया, मकबरा बनवाया जा रहा है। तो इससे जो है आप शासक और वजीर की जो है क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं भैया, योग्यता, क्वालिटी, यानी कि आप इसे इस प्रकार से कह लीजिए कि समझ लो राजा के बाद वजीर कितना प्रिय रहा होगा इसका वजीर खाने जहां तेलंगानी, जिसके लिए ये मकबरा वगैरह बनवा रहा है, जो कि एक तेलुगु ब्राह्मण था। खाने जहां तेलंगानी जो है एक तेलुगु ब्राह्मण थे और उनके लिए ये क्या बनवा रहा है, मकबरा बनवा रहा है। इस मकबरे की विशेष बात यह थी कि भारत में पहली बार जो है अष्टकोणीय आधार पर भवन निर्माण का कार्य हुआ था। तो आप देखोगे इस भवन निर्माण की, इस मकबरे की विशेषता थी कि पहली बार जो है अष्टकोणीय आधार पर क्या बना भैया, भवन बना। पहली बार जो है अष्टकोणीय आधार पर स्थापत्य मकबरा वगैरह जो है बनाया जा रहा है। इतनी बात जो है बच्चा आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखोगे तो इसके काल में जो है भवन निर्माण में सलामी पद्धति अपनाई गई थी, जिसके अंतर्गत ढाल नुमा दीवार का निर्माण किया जाता था ताकि भवन वगैरह जो है मजबूत रहे।
तो आप देख सकते हो इसके समय में जो है भवन निर्माण वगैरह किस प्रकार से हो रहे हैं और मकबरा वगैरह जो है किस तरीके का बनाया जा रहा है। और ये खाने जहां तेलंगानी का जो मकबरा है, यह जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तब भी जो है इसकी बात आएगी और प्रायः छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप जो है इसे सांस्कृतिक पक्ष के अंतर्गत आप जो है इसे पेपर 2 वगैरह में उपयोग कर सकते हो, आराम से उपयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके काल में जो है नए भवन प्रायः धूसर रंग के पत्थरों से बनाए गए। इस प्रकार जो है नए भवनों के निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग नहीं किया गया था। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इसके समय में जो नए भवन बनाए जा रहे थे वह प्रायः धूसर रंग के पत्थरों से बनाए गए। इस प्रकार नए भवनों के निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग नहीं किया गया था। यानी कि जो लाल बलुआ पत्थर है उसका उपयोग नहीं किया गया था, उसे जो है धूसर रंग से बनाया गया था। ये भी जो है आप नोट कर लीजिएगा। फिर भैया आगे बढ़ोगे तो आगे यहां कहा जा रहा है दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास लेखन। क्या कहा जा रहा है? दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास लेखन। तो कुछ इतिहासकारों वगैरह के विषय में यहाँ पढ़ लेंगे और उनकी रचनाओं वगैरह को जो है हम लोग जान लेंगे। तो यहाँ दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत काल में 1260 ईस्वी तक का ऐतिहासिक वर्णन मिनहाज की पुस्तक तबकात ए नासिरी में मिलता है ना। तो दिल्ली सल्तनत का जो 1260 ईस्वी तक का इतिहास है वह कहाँ मिलता है, किसकी पुस्तक में मिलता है? तो यह मिलता है मिनहाज की पुस्तक में। मिनहाज की पुस्तक का नाम है तबकात ए नासिरी। और फिर उसके बाद आप देखोगे कि 1266 ईस्वी से लेकर 1357 ईस्वी तक का वर्णन जो है बरनी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही में मिलता है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि 1357 ईस्वी के बाद तुगलक वंश के आगे का इतिहास अफीफ की पुस्तक तारीखे फिरोज शाही, यानी कि तारीखे फिरोज शाही को लिखने वाले दो व्यक्ति हैं। एक तो मिनहाज है, मिनहाज बरनी। हाँ, क्षमा चाहूंगा अगर मैंने पीछे कुछ और बोल दिया हो तो। तारीखे फिरोज शाही को जो है तारीखे फिरोज शाही नामक रचना को दो लोगों ने लिखा है और एक तो लिखा है बरनी ने। बरनी ने भी जो है तारीखे फिरोज शाही को लिखा है और अफीफ ने भी जो है तारीखे फिरोज शाही लिखा है। तो ये आप देख सकते हो। जहां आप देखोगे कि बरनी की पुस्तक में 1266 ईस्वी से लेकर 1357 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है, वहीं आप देखोगे कि 1357 के बाद जो अफीफ की पुस्तक होती है जिसका नाम होता है तारीख फिरोज शाही, उसमें जानकारी मिलती है। और फिर बच्चा आप देखोगे यहाँ फतवा ये जहांदारी। फतवा ये जहांदारी ये बरनी की पुस्तक है और इसमें जो है लिखी गई राजनीतिक विचारधारा पर एक पुस्तक थी। यह जो है राजनीतिक विचारधारा वगैरह पर लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है फतवा ये जहांदारी, जो कि बरनी की पुस्तक है। यहां आप देखोगे फुतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक में फिरोज शाह द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों का वर्णन है। ये आप देख सकते हो क्या क्या किस प्रकार से वर्णन दिया गया है। आगे आप देखोगे फिरोज शाह के बाद कमजोर उत्तराधिकारी हुए, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के बाद जो उत्तराधिकारी होते हैं, जो शासक होते हैं, वह काफी कमजोर होते हैं, जिनको जो है दो झापड़ मार के कोई भी गद्दी से हटा सकता था, गद्दी से भगा सकता था। जिसमें आप देखोगे नसूरुद्दीन महमूद हो जाएंगे, शासक बनते हैं, जो कि 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक शासन करते हैं। नसूरुद्दीन महमूद जो है नसरुद्दीन महमूद के काल में ही तैमूर का आक्रमण होता है ना। यानी कि नसरुद्दीन महमूद जो होते हैं इन्हीं के काल में तैमूरियों का आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में। तो ये भी जो है आप देख सकते हो। तो इसके बाद जो है अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि इनके काल में सल्तनत केवल दिल्ली के पालम तक सिमट गया था। यानी कि जब इस बच्चे का शासन काल आता है तो ये बच्चा जो है इतना डरपोक आदमी होता है कि इसका शासन जो है दिल्ली से पालम तक सिमट गया था, यानी कि छोटा सा हो गया था। तो यही आपको दिया गया है, यही आप लिख सकते हो, देख सकते हो। फिर भैया अब हम लोग जो है यहाँ
सैयद वंश की स्थापना करेंगे, सैयद वंश के विषय में पढ़ेंगे। तो सैयद वंश की स्थापना जो है खिज्र खां द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? खिज्र खां द्वारा। और भैया यहाँ जो है 1-4-1-4 आपको कर लेना है ना, 1-4-1-4 कर लेना है। और जब तक लोदी नहीं आएंगे तब तक इसका शासन चलेगा, यानी कि 1-4-1-4 के बाद जो है आगे जहां से लोदियों की एंट्री होगी वहां तक का डेट आपको डाल देना है। तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया था, और कब किया था? 1-4-1-4 में किया था, यानी कि 1414 में किया था। समझ में आ गई होगी बात। और यहां दिया गया है बच्चा कि तैमूर ने भारत से जाते वक्त अपने एक प्रतिनिधि खिज्र खां को शासक बना दिया था। यहां आप देखोगे तो ई नसूरुद्दीन जो है इसके शासनकाल में तैमूरियों का आक्रमण हो रहा है, और तैमूरियों ने जब आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद जो है अपने एक प्रतिनिधि को यहां छोड़ दिया, और उसका वही प्रतिनिधि जो है खिज्र खां होता है। और खिज्र खां जो है सैयद वंश की स्थापना करता है। कब करता है ये आप देख सकते हो। तो खिज्र खां को शासक बना दिया था, जिसने आगे जाकर सैयद वंश की नींव रखी, यानी कि सैयद वंश की स्थापना की। और कब किया? तो हो सकता है छोटे यानी कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आपसे ये बात पूछ लिया जाए। तो इतनी बात भैया आप सभी समझ लेते हो तो आगे बढ़ेंगे कि सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। खिज्र खां ने स्वयं को सुल्तान नहीं कहा, और ये अपने आप को रैयते आला कहा करते थे। तो आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया कौन से ऐसे सुल्तान हुए थे जो अपने आप को रैयते आला कहा करते थे, तो आप कहना सैयद वंश का शासक जो है खिज्र खां होता है, या सैयद वंशी जो है अपने आप को रैयते आला कहते थे, अपने आप को सुल्तान नहीं कहते थे। तो रैयते आला क्या होता है ये भी आप सभी ने जान लिया, ये भी आप सभी ने समझ लिया। यहां आप देखोगे बच्चे कि खिज्र खां के बाद जो है मुबारक शाह शासक बना। इसी के समय में याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीखे मुबारक शाही पुस्तक लिखी, यानी कि खिज्र खां के बाद जो है मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है। और मुबारक शाह के समय में आप देखोगे कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी हैं, और वो लिखते हैं तारीखे मुबारक शाही। तो तारीखे मुबारक शाही किसकी रचना है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी की। आगे देखोगे सैयद वंश के बारे में जानकारी सरहिंदी की पुस्तक तारीखे मुबारक शाही से ही प्राप्त होता है, यानी कि इसी पुस्तक से जो है किसका पता चलता है? तो सैयद वंश का पता चलता है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये ऐसा स्रोत है जो सैयद वंश के विषय में जानकारी दे रहा है। तो इसलिए जो है ये पुस्तक महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पुस्तक को जो है आप सभी को कंठी माला की तरह जो है याद करना है, रट डालना है। तारीखे मुबारक शाही, तारीखे मुबारक शाही, तारीखे मुबारक शाही। तो इस प्रकार से बच्चा रट डालो इसे। आगे देखोगे बच्चा इस वंश का अंतिम शासक जो है अलाउद्दीन आलम शाह होता है। तो ये आप सभी ने देख लिया। आगे अब हम लोग जो है लोदियों के विषय में बात करने वाले हैं। किसके विषय में बात करने वाले हैं भैया? तो हम लोग जो है अब लोदियों के विषय में बात करने वाले हैं। किसके विषय में बच्चा? लोदियों के विषय में बात करने वाले हैं। अब हम लोग जो है लोदियों के विषय में बात करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए भैया जल्दी से आगे बढ़ चलते हैं। तो यहां भैया देखोगे कि सैयद वंश के बाद लोदी वंश ने शासन किया, जिसका कार्यकाल 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। यानी कि इसी को पढ़ लेने के बाद भैया, इसी को पढ़ लेने के बाद हम लोग जो है यहां आप जो है 1414 से जो है कितना भैया? 1414 कहां चला गया? 1451। यहां जो है 1414 के बाद 1451 कर लीजिएगा, है ना, खिज्र सैयद वंश की स्थापना में। आगे देखोगे भैया तो लोदियों का कालखंड कब से कब है, लोदी वंश जो है कब से कब तक रूल करता है, तो आपको लिखना है 1451 से जो है 1526 तक। यानी कि 1526 में बाबर वगैरह आएगा, लोदियों वगैरह को मार पीट के भगाएगा, और उसके बाद जो है अपना शासन स्थापित कर लेगा। तो इसी सब चीज को यहाँ पढ़ना है। तो देखिए चर्चा थोड़ा ज्यादा लंबी हो रही है, लेकिन इसी एक चर्चा से जो है आपका पूरा का पूरा कल्याण हो जा रहा है। तो भले ही लंबी हो जाने दीजिए।
इसका संबंध जो है अफगानिस्तान के साहूखेल नामक स्थान से था। लोदी वंश के बारे में जानकारी अब्बास खान शेरवानी की पुस्तक तारीखे शेरशाही से मिलती है। यानी कि लोदी वंश की जानकारी हमें कहां से मिलती है, किस पुस्तक से मिलती है, तो आपको बताना है कि अब्बास खान शेरवानी की पुस्तक है जिसका नाम है तारीखे शेरशाही, और तारीखे शेरशाही से जो है लोदी वंश की जानकारी मिलती है, लोदी वंश का पता चलता है। तो इतनी बात भैया आप सभी ने समझ लिया। आगे अब हम लोग जो है यहाँ बकलोल लोदी को पढ़ेंगे। तो ये बकलोलिया क्या करता है, इस बकलोलिया के बारे में हम लोग जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो देखोगे यहाँ कि लोदी वंश की स्थापना बकलोल लोदी ने की, यानी कि लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया। और कब किया भैया, तो 1451 ईस्वी में। 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी द्वारा लोदी राजवंश की स्थापना की जाती है ना। तो आगे बढ़ेंगे भैया। बहलोल लोदी ने अपने सरदारों को मसनहा-ए आली, बड़ा अजीब अजीब सा नाम है। एक तो जो है मैं 1.5-2 घंटे से चिल्ला रहा हूं और चिल्लाते चिल्लाते जो है चीजें कम समझ में आने लग रही हैं। तो यहाँ आप देखोगे मसनहा-ए-आली, तो बहलोल लोदी ने अपने सरदारों को मसनहा-ए-आली कहा। अब क्यों कहा, इससे जाके पूछ लेना क्यों कह रहा है। उसने जो है साहूखेल पद्धति को अपनाया जिसका अर्थ था बंधुत्व आधारित शासन प्रणाली। इसी के तहत बहलोल लोदी के निमंत्रण पर बड़ी संख्या में अफगान भारत आए। तो ये जो है निमंत्रण वगैरह न्योता वगैरह देता है कि भैया बाबू जितना भी अफगान लोग हो सब लोग चले आओ, हम लोग जो है मिल बांट के शासन सत्ता संभालते हैं। तो ये आप देख सकते हो। और 2-4 स्लाइड और है, 2-4 स्लाइड और बचा है, जिसके बाद जो है आप सभी आजाद हो जाओगे। अब जो है बहुत ज्यादा टॉर्चर मैं नहीं करने वाला हूं। और आप देखोगे कि वह अमीरों के घर जाया करता था और उनके घरों से आया हुआ खाना खाता था, है ना। तो बकलोल लोदी क्या है, तो बकलोल लोदी जो है अमीरों के घर वगैरह जाता था और उनके यहाँ से जो खाना वगैरह मिलता था उसको भी खा लेता था। यानी कि कुछ भी मिल जाए भैया, किसी के यहाँ मिल जाए खा लो, निपटा दो। बहलोल लोदी ने जौनपुर के सरकी शासकों और ग्वालियर के शासक को पराजित किया। बहलोल लोदी को उसके बहलोल सिक्के के लिए जाना जाता है जो कि तांबे के बने होते थे। तो ये भैया तांबे का सिक्का चलाता था और जिसमें अपना नाम लिखा रहता था बकलोल लोदी, शहजादा बकलोल लोदी, है ना। तो बहलोल लोदी जो है अपने तांबे के सिक्के के लिए जाना जाता है, ये भी आपने देख लिया। और भैया अब हम लोग जो है सिकंदर लोदी को पढ़ेंगे। तो बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी शासक बना जिसे लोदी वंश का महान शासक कहा जाता है, महान शासक माना जाता है। तो लोदी वंश का सबसे महान शासक था। और ये क्या करता है, तो इसको भी हम लोग जो है पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखोगे बिहार को भी जीत लिया था इसने जो है, साथ ही बराबरी के सिद्धांत पर त्याग कर दिया था। बिहार को भी जीत लिया था, इसके साथ ही उसने जो है बराबरी के सिद्धांत का त्याग कर दिया था। यानी कि जो बराबरी वगैरह, जैसे पीछे के शासक को आपने देखा कि वो जो है बराबरी कर रहा है, लोगों के यहाँ खाना पीना भी खा ले रहा है, लेकिन ये जो है अब खाना पीना नहीं खाएगा, बराबरी के सिद्धांत को त्याग देगा और अपने आप को जो है उच्च मानेगा, बाकी सबको निम्न मानेगा। यानी कि ये कहेगा मैं राजा हूं, बाकी सब जो है मेरे नौकर हैं, तो नौकर नौकर की तरह ही होने चाहिए। वह सिंहासन पर बैठा करता था, यानी कि ये आदमी सिंहासन पर बैठेगा। और उसने जो है कठोर दंड की नीति को अपनाया और उसने जो है इक्तेदारों को निर्देश दिया कि सुल्तानों के संदेश वाहक को 6 कोस दूर तक आकर अगवानी करे। यानी कि इसने आदेश दिया कि सुल्तान अगर आए तो 6 कोस दूरी से जो है आओ और सुल्तान का अगवानी वगैरह करो, भैया मिलो भेंटो, है ना। जैसे पहले क्या होता था, घर से कोई मेहमान वगैरह जब आता था तो उसको जो है काफी दूर तक लोग पहुंचाने जाते थे, और जब पहुंचाने जाते थे तो भैया गले वले अच्छे से मिलते थे, पांव वगैरह छूते थे। तो उसी प्रकार से ये सिकंदर लोदिया कह रहा है कि हमको जो है आओ गले मिलो, अगवानी करो। ये हो गया। आगे देखोगे तो सिकंदर लोदी एक कट्टर मुस्लिम शासक था। उसने जो है सूफियों के मजारों पर महिलाओं के जाने पर रोक लगा दी थी। ये बात जो है आप पीछे भी पढ़ चुके हो, है ना। कौन रोक लगा रहा है, सिकंदर लोदी ने जो है 1504 में आगरा की स्थापना की तथा सर्वप्रथम दोहरा गुंबद उसी के मकबरे में बना। तो इसलिए जो है यह पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर एमए की परीक्षा में यह फैक्ट जो है आपके काम ना आए तो कंपटीशन में इसे जरूर यूज हो जाएगा, है ना। कंपटीशन में अगर लिखित परीक्षा होगी तो ये
यूज हो ही जाएगा, लेकिन मान लो पूछ लिया गया तब भी जो है यह उपयोग हो जाएगा, यह जो है यूज हो जाएगा। आगे देखोगे बच्चा, तो सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोदी ने नाप का एक नया पैमाना गज ए सिकंदरी चलाया। तो ये भैया जो है कवि वगैरह भी था, ये जो है कविताएं वगैरह भी लिखता था, और किस नाम से लिखता था, तो गुलरुखी नाम से लिखता था। ये भी जो है आप सभी देख लो, ये भी जो है आप सभी समझ लो। इसके बाद भैया अब हम लोग देखेंगे इब्राहिम लोदी को। तो इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक होता है। आपसे मान लो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के अंतर्गत पूछ लिया जाए कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको कहना है कि इब्राहिम लोदी था। और आप देखोगे कि इसने जो है 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया, यानी कि बहुत कम समय तक यह जो है शासक रह पाता है। इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने 1517 में खतौली के युद्ध में जो है पराजित किया। 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को बहुत बुरी तरह से मारा और मार मार के जो है अधमरा कर दिया, और इसी के बाद जो है बाबर ने मुगल वंश की स्थापना नींव वगैरह डाल दिया, यानी कि जो है शासन वगैरह चला रहा था। ऐसे में जो है बाबर की एंट्री हो जाती है। अगर बाबर की एंट्री ना हुई होती तो हो सकता है इसका शासन जो है आउट टाइम तक चलता, हम लोग इतिहास में कुछ और पढ़ रहे होते। लेकिन इसका जब एंट्री हो जाता है बाबर का, तो बाबर के आने से जो है यहाँ जितने भी शासक होंगे सबके लिए सामत आ जाएगी। और जैसे ही बाबर आता है, इसको जो है 2 थबरा मारता है और पानीपत का पहला युद्ध लड़ता है और कहता है बाबू इब्राहिम चलो हटो, अब आज से इस सिंहासन पर कोई और आसीन होगा, इस सिंहासन पर कोई और बैठेगा। तो यहाँ जो है बाबर के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। हालांकि आपके सिलेबस से ये बाहर है, लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा आपको जान लेनी चाहिए कि मुगल कौन थे। मुगल कौन थे, यहाँ मुगल वंश का संस्थापक बाबर दिया गया है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट के अंतर्गत इन सब चीजों को समाप्त कर देने वाला हूं। तो आप देखोगे मुगल अपने आप को मुगल मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़ी हुई थी। मुगल जो है अपने आप को तैमूर कहलवाना ज्यादा पसंद करते थे। ये जो मुगल लोग हैं, ये अपने आप को जो है तैमूर का वंशज कहलवाने पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते थे, क्योंकि इनका पूर्वज वो अच्छा था और इसने जो है भारत पर रूल वगैरह किया था। वहीं अगर कहा जाए कि ये बाबर वगैरह जो है मंगोल के साथ जो है फोटो वगैरह खिंचवाना क्यों नहीं पसंद करते थे, मंगोल वगैरह को क्यों पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मंगोल वगैरह जो है नरसंहार से जुड़ी उसकी कहानी थी। तो यही सारी बात यहाँ बताई जा रही है, यही सारी बात यहाँ कही जा रही है। आप देखोगे बाबर को, तो बाबर पिता की ओर से जो है तैमूरी था और माता की ओर से जो है चंगेजी था। पिता उमर शेख मिर्जा था इसका, जो कि फरगना का शासक था। यही बाबर जो है पैदा होता है। बाबर ने सर्वप्रथम जो है लाहौर पर कब्जा किया। उसके बाद आप देखोगे 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार पीट के उसे पराजित कर देता है और मुगल राजवंश की स्थापना कर देता है। और आगे जल्दी जल्दी हम लोग चर्चा को बढ़ाएंगे। यहाँ देखोगे कि बाबर ने जो है 1494 ईस्वी में फरगना, यहाँ फरगना कर लीजिए, गा कर दीजिए, फरगना, यहाँ घा की जगह आप गा कर दीजिए। बाबर ने जो है 1494 में फरगना राज्य की वगैरह वगैरह तमाम चीजें हैं, आप सभी इसे देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक पेज और है, इसका भी जो है आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि आपके सिलेबस में लगा हुआ नहीं है, इसीलिए मैं इसे ज्यादा पढ़ाने में सहज भी नहीं हूं, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर का दिमाग वगैरह खराब हो जाए, मन भटक जाए, और जब एग्जामिनर का दिमाग वगैरह खराब हो जाता है तो वो पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछने लगता है। तो ऐसे में आपको जो है थोड़ी बहुत चर्चा बाबर के विषय में जरूर रखनी है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो है एक बार ले लीजिए, और आप सभी जो है अब कमेंट में बताइए, आपका जो है पूरी तरह से एक पेपर कंप्लीट करा दिया गया है। अब जाइए शानदार तरीके से अपना पहला पेपर देके आइए, और आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, आपने पेपर को जो है किस तरीके से किया, कमेंट में जरूर अच्छा सा प्यारा सा शब्द लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्द ही जो है मैं आपके साथ दूसरे पेपर को लेकर उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, पेपर को अच्छे तरीके से दीजिएगा।